तो आकाश भाई, हर आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि मुझे भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना है। आपको कब हुआ कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी ही चाहिए? एक ऐसा इंस्टेंस हुआ कि मेरे जो म्यूजिक टीचर थे मिस्टर राजीव अरोड़ा मेरे घर आए। वो लिटरली घर आए, मम्मी पापा से मिले, उनको साफ बोला कि इसको जो पढ़ना है आप लोग पढ़ा लो पहले, पर म्यूजिक से कभी इसको अलग मत करना। तो आकाश भाई, इंडिया में म्यूजिक करियर चुनना मतलब बहुत ही एक रिस्क वाला काम है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में प्लान बी, मेरी खुद की गलत फहमी थी कि प्लान बी रख के चलो। प्लान बी इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। कमज़ोर दिल है तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में फुल टाइम मत आओ। एक आशा रहती है पर वो कभी काम नहीं आती। वो आर्टिस्ट को बड़ा नहीं बना सकता, आर्टिस्ट खुद अपने दम पे बड़ा बनता है। तो आकाश जी, आपने इतने सारे शोज किए, तो जैसे अपने स्टेज पे जाते हो तो कोई फियर सा नहीं लगता? उस नर्वसनेस होती है जी, वो हर आर्टिस्ट को होती है और वो होनी ज़रूरी है आज के लिए। और वो नर्वसनेस टेक्निकली नर्वसनेस नहीं होती, जो शायद स्टेज आर्टिस्ट हैं वो समझ पाएंगे इस चीज़ को। ये जो रॉकस्टार वाला आकाश है जो बड़े बड़े शोज करता है, और जो रियल आकाश है जो घर में, उसमें और ये रॉकस्टार में क्या फ़र्क है? तो आकाश जी, आपकी टीम में कौन कौन है और कब से है? ये आपकी पुरानी टीम है या फिर अभी अभी जुड़ी है? तो दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट है आकाश चौहान। आकाश चौहान एक लाइव सिंगर है, लाइव बैंड चलाते हैं और उनका खुद का बैंड है, और छोटी सी उम्र में उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। और उनके पास कोई बैक सपोर्ट नहीं था, ना उनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग थी, फिर भी वो आज बहुत ही अच्छे एक छोटे स्टार कहना गलत नहीं है। स्टेज पे आने के बाद आप पहचान नहीं पाओगे कि यही आकाश चौहान है। तो मेरे पॉडकास्ट थ्रू आज आकाश चौहान अपनी लाइफ की स्टार्टिंग जर्नी से अभी तक की जो भी स्ट्रगल्स है, कैसे कैसे उन्होंने सरवाइव किया है, कैसे कैसे लोगों से वो मिले हैं, कहाँ कहाँ उनका रिजेक्शन हुआ है, कहाँ कहाँ उनका यूज़ हुआ है, वो हर एक चीज़ आज एक जो म्यूजिशियन या फिर जो सिंगर या फिर लाइव बैंड जो बनाने वाला है या फिर जो बनने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये पॉडकास्ट। तो गाइस, ज़रूर देखिए मेरे पॉडकास्ट को, और हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आकाश भाई, हर आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि मुझे भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना है। तो आपके दिल में और आपको कब हुआ कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी ही चाहिए? अच्छा, सो आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन। सिटी का नाम है मेरठ। मेरठ से हो? छोटा उत्तर प्रदेश का छोटा सा शहर है जी। एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड, बिलो मिडिल क्लास आई वुड से। तो जब मैं स्कूल में था तो मतलब अच्छा गाता था। उस टाइम म्यूज़िक टीचर्स वगैरह काफ़ी वो करते थे कि भाई आपको म्यूज़िक में जाना चाहिए, ऑफ कोर्स पढ़ाई के साथ। फिर उसका वन फाइन डे लाइक एक ऐसा इंस्टेंस हुआ कि मेरे जो म्यूज़िक टीचर थे मिस्टर राजीव अरोड़ा जी। तो ही वाज लाइक वो स्पेशली मेरे घर आ गए मम्मी पापा से मिलने के लिए। अच्छा। ये बस ये बोलने के लिए कि इस अपने बच्चे को हमेशा म्यूजिक से जुड़ा हुआ रखना, कभी भी। क्यों ऐसा क्यों उन्होंने बोला? उनको मतलब मिस्टर राजीव अरोड़ा तो एक तरह से उन्होंने ही मेरा टैलेंट सबसे पहले कैच किया था। हाँ, पकड़ा था। स्कूल में से ग्रुप सॉन्ग में गाते हैं जी। ही फिगर्ड आउट कि सब बच्चों में से बीच में एक अलग सी आवाज़ आ रही है। देन उन्होंने अलग से मुझे गवा के देखा, तो एक पॉइंट ऐसा आ गया कि वो स्पेशली उन्हें घर आके मेरे घर आए। वो लिटरली मतलब टू माय सरप्राइज, तो कुछ पता नहीं था जी। घर आए, मम्मी पापा से मिले, उनको साफ बोला कि इसको जो पढ़ना है आप लोग पढ़ा लो पहले, तो और इस चीज़ से उसको जुड़े रहे। म्यूजिक से कभी इसको अलग मत करना जी। कि भगवान ने कुछ ऐसा दिया है इसको कि इसको आप दूर मत करना म्यूजिक से, पहले पढ़ा लो, सेफ्टी कर लो वो वाली करियर वाइज, बट इसको म्यूजिक से दूर मत करना। बस ये बोला उन्होंने। और फिर बाय गॉड ग्रेस सीन ऐसा हुआ कि मैंने पढ़ाई करी, फिजियोथेरेपिस्ट बना फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन। अच्छा। इट्स रैंक 1 कॉलेज ऑफ इंडिया। ओके। वहाँ से मैंने फिजियोथेरेपी किया। उसके बाद हुआ क्या, मैंने एक भी दिन कभी वो उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया। मैं शुरू से म्यूजिक में आ गया और मेरा करियर फुल टाइम म्यूजिशियन बन गया, मैं पता भी नहीं चल पाया। तो इट्स लाइक दैट। ओके। तो आकाश भाई, इंडिया में म्यूजिक करियर चुनना मतलब बहुत एक रिस्क वाला काम है। तो आपने जैसे आपके घर पे बात की, तो उन लोग का पहला रिएक्शन क्या था, और फिर आपने सोच ही लिया था कि नहीं मुझे ये करना ही है? तो फैमिली का रिएक्शन तो
बहुत ऑब्वियस था, जो सभी जानते हैं क्या होगा, इंडियन फैमिली का स्पेशली। सबने ही मना किया कि सबने ही मना ये किया करना ही नहीं है, मतलब जी। करना ही नहीं है, मतलब और उनको मतलब उनकी गलती नहीं है, मतलब उनके थॉट प्रोसेस से बाहर की चीज थी है, मतलब अच्छा, हाँ, उनको imagine कोई ही नहीं इतना कर आइडिया सकते नहीं, कि हाँ, कि ये लेवल तक करियर भी बन सकता है, जी। क्योंकि उनको उनके लिए करियर बस जॉब ही होता है, और या फिर कोई बिजनेस, बट बिजनेस फैमिली से मैं आता नहीं है ना, जी। तो जॉब ही ऑप्शन था उनके लिए उस टाइम। बट समहाउ और रही बात प्लान बी की, जो कि बहुत लोग सोचते हैं, तो मतलब बहुत ब्लंटली मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट के थ्रू या मैं कोई भी गलत मैसेज नहीं पहुंचाना चाहता किसी भी एस्पायरिंग म्यूजिशियन के लिए, जो भी नए लोग जी। इंडस्ट्री में आने वाले हैं, हमारे से जो नई जनरेशन अब मेहनत करके पहुंचेगी, कि म्यूजिक इंडस्ट्री में प्लान बी, मेरी खुद की गलत फहमी थी कि प्लान बी रख के चलो, बट प्लान बी हमेशा टाइम वेस्ट होता है, हाँ, सही है। जो मैं समझता हूँ। प्लान बी इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को अकेले प्लान बी बना के वहाँ एनर्जी लगा रहे हो, तो आप उस कहीं ना कहीं आप अपने आप को दूर कर रहे हो प्लान ए से, सही है जी। क्योंकि प्लान ए के अलावा अगर ऑप्शन ही नहीं है, हाँ, सही है, करना कोई तो ऑप्शन यही रहेगा तो अपन उसके Exactly. पीछे, तो प्लान अगर वो वाली चीज़ है ना, कि अगर आपको आगे खाई दिख रही है हाँ, कि इसमें गिरना ही गिरना है, तो आप उसको बचाने के लिए पूरी दम लगा दोगे। हाँ, सही बट है। अगर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है कि खाई के साइड में एक छोटा सा जगह है कोई, यहाँ पे आप कूद के बच सकते हो, तो आप जाहिर सी बात है वो जानने लगाओगे, आप सबसे पहले जाके उस पर कूद के सेफ खड़े हो जोन में जाओगे जाओगे। कि हम हाँ, बस। और सेफ जोन से सक्सेस तो कभी किसी को नहीं मिला, मुझे लगता है जी। तो बिल्कुल बिल्कुल। हमें भी कहाँ से मिलेगा, तो जरूर। किसी म्यूजिशियन को भी कहाँ से मिलेगा, कोई भी आप बिजनेस, एनी हाँ, कोई भी फील्ड में, कोई भी फील्ड है, तो प्लान बी से बिना तो कभी risk के। सक्सेस मुझे नहीं लगता किसी को मिला है, तो इस फील्ड में भी कुछ नहीं है, और कमजोर दिल वालों के लिए म्यूजिक बिल्कुल इंडस्ट्री नहीं। तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा दर्शकों को कि कमजोर दिल है तो म्यूजिक इंडस्ट्री में फुल टाइम मत आओ, बहुत चैलेंजेस भरे हुए हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल जैसे कि चैलेंजेस, जैसे कि चैलेंजेस इन द सेंस कि आज जब आप स्टार्ट करते हो, जो भी आज मैं जी रहा हूँ ना, जिस भी चीज़ को, जिस भी सपने को, वो एक टाइम पे लिटरली इमेजिनेशन थी। अच्छा, जैसे मैं किसी अच्छे आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए देखता था स्टेज के इस तरफ से, तो स्टेज के रास्ता बहुत छोटा है, ऑडियंस की तरफ से स्टेज का रास्ता कुछ फीट्स का होता है ना, हाँ, बट वहां से यहाँ पहुंचने के लिए सालों लगते हैं, सालों मेहनत लगते हैं। आपको ऑडियंस से बस स्टेज पे आपको दूसरी पार खड़े होना है, तो इट टेक्स अच्छा। इयर्स। और सबसे बड़ी जो बात है कि इस सफर में आप अकेले होने वाले हो, जी, आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होंगे, क्योंकि वो चाह के भी आपको उस चीज़ में नहीं आपके हेल्प नहीं कर पाएंगे, जी, और इंडस्ट्री में भी कोई आपके लिए वेट नहीं कर रहा है, सही है, हाँ, है ना। वो तो है। तो लोगों की गलत फहमी है कि कोई आपको बड़ा बना देगा, कोई हाँ, कोई आपका हाथ पकड़ेगा कोई और किसी आपको के लिए कोई कुछ नहीं चांस कर देगा। सकता, आपको ही खुद अपने लिए कुछ करना है। जी, हम भी लाइक मैं खुद बहुत लोगों के भरोसे रहा कि भाई हाँ शायद इसके साथ ये मेरे को ऐसा करेगा, ये मेरे को आगे पहुंचा देगा, पर कोई किसी को आगे नहीं पहुंचाता। लेट मी पुट इट हाँ, वेरी क्लियर, एक आशा रहती है पर वो कभी काम नहीं आती। कोई भी किसी आर्टिस्ट को, स्पेशली कोई भी कंपनी लो आप, कोई भी इंसान ले लो, वो आर्टिस्ट को बड़ा नहीं बना सकता। आर्टिस्ट खुद अपने दम पे बड़ा बनता है, और कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा बस। तो इसलिए फील्ड में एक आपको कुछ भी आप सोच के नहीं चल सकते कि भाई हाँ ऐसे करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि आपको बस करना है, हाँ, फिर चाहे कुछ भी हो। कुछ भी हो। जा, बट हाँ ये ज़रूर है कि आपने जो टाइम लगाया है, जितने भी आपने मेहनत करी है, तो आपको जैसे बोलते हैं ना सूद समेत, कुछ ना कुछ तो सूद समेत मिलेगा सोच रिटर्न। समझ, या ये पक्का है कि जो आपने जितने भी साल लगेंगे आपको उस जर्नी में एक अच्छा आर्टिस्ट बनने, बड़ा आर्टिस्ट बनने के लिए, तो जितने भी साल की मेहनत है वो आपको विद इंटरेस्ट एक मिलेगी। साथ मिल जाएगी। बट उस टाइम कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, वो कुछ तो उस टाइम जो सरवाइव कर रहा है हाँ, वही जीतेगा आगे, वही सिकंदर है, मतलब आगे जीतने वाला। और उसके बाद जैसे आप उस स्पैन को पार करोगे, हाँ, तो उतने सालों के सारा जो आपकी इन्वेस्टमेंट वर्थ है ना, या वो स्टोर हो रही है कहीं पे, हाँ, वो आपको एक साथ मिलेगी। मिलेगी। तो और वो भी विद इंटरेस्ट मिलेगी, ऐसे नहीं कि बिल्कुल। खाली उतना ही मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल। अभी
मैं खुद जब सोचता हूँ आज से 10 साल पहले की अपनी जर्नी को, जी तो ऐसा ही फील होता है कि विद इंटरेस्ट सब कुछ मिल रहा है अब, कि मतलब बिल्कुल। तो अभी वो एक छोटी सी बात थी, मतलब मैं अभी कुछ सुन रहा था जावेद अख्तर जी का, जी कुछ मैंने पॉडकास्ट में देखा, तो उसमें वो बोलते हैं कि वो छोटे से शहर से वो भी आए थे, है ना। उसके बाद वो कहते हैं कि आज भी मैं किसी 5 स्टार होटल में रुकता हूँ, जब जैसे किसी भी प्रोजेक्ट में वो जाते हैं, तो कहते हैं कि जब मेरे वो बुफे में मेरे इतना सब कुछ सच के आता है रूम में, है ना मेरे, जी तो कहते हैं कि आज भी मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि ये भाई ये मेरे लिए नहीं है, शायद ये किसी और के लिए है। बहुत अच्छा। गहरी बात उन्होंने करी थी कि हाँ, मतलब हाँ। कि आज भी, बिलीव नहीं होता हाँ आज कि भी हम, मुझे बिलीव नहीं होता कि मैं इस लेवल पे आ गया हूँ कि भाई इतना सब कुछ मुझे मिल रहा है। बिल्कुल तो वो एक्चुअल में होता है, होता वो है। मैंने उस चीज़ को बहुत रिलेट कर पाया मैं उस चीज़ से कि आज जो हम चीज़ें जी रहे हैं, जो हम चीज़ें कर रहे हैं, अभी बहुत जर्नी बहुत लंबी है आगे। हाँ, वही। ऐसा नहीं हम बहुत कुछ बहुत बड़ा कर चुके हैं, मतलब करना है बहुत कुछ अचीव करना है आगे। हाँ वही 5 साल की मैच बहुत- जीतने के लिए, 5 हाँ, मिनट की exactly, मैच जीतने के लिए कितने साल लग जाते हैं। तो बहुत कुछ करना भी है, बट हाँ अभी जो लाइफ जी रहे हैं वो आज से 10 साल पहले ऐसे ही, अभी भी कुछ कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ शायद ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ, मतलब इतना कुछ सब कुछ मिल रहा है भगवान की दुआ से, तो इट्स लाइक नॉट नो लेस देन अ मैजिक मिरेकल, राइट। या सो तो आपने मैनिफेस्टेशन कर लिया था इस चीज को पहले? मैनिफेस्ट मैंने बहुत सालों पहले किया था, एक्चुअल में किया था, ये लेवल पे ही किया था? इससे भी बड़े लेवल पे किया था सच बोला। अच्छा, मतलब वो स्टेज आना अभी बाकी है। हाँ वो स्टेज आना भी बाकी है, बट हाँ मतलब हाफ वे से थोड़ा आगे आ चुके हैं, बट अब जी। उससे आगे की जर्नी है। मैनिफेस्ट तो इससे बहुत बड़ा किया है, अभी कड़ा था उस टाइम पे भी, हो जाएगा। तो कॉलेज में था, जी तो इससे भी बहुत बड़ा किया था, तो बाय गॉड्स ग्रेस वहाँ भी पहुँचेंगे जल्दी। बिल्कुल और, बिल्कुल पहुंचेंगे। मैनिफेस्ट किया था, एक बैंड होता था हमारे टाइम पे, जल। ओके। जल एक पाकिस्तानी बैंड था, जी वर्ल्ड वाइड फेमस था। आतिफ असलम वाज देयर एक्स बैंड मेंबर। आतिफ असलम उनके बैंड का लीड सिंगर था पहले, ओके। फिर बैंड स्प्लिट हो गया था। तो जल का कॉन्सर्ट था कॉलेज में, हमारे कॉलेज में, किसी और कॉलेज में मैं गया था देखने, तो मुझे आज भी याद है, मतलब मैं, सब लोग एंजॉय कर रहे थे शो को ना, कूद रहे थे, खुश हो रहे थे, मैं एंजॉय नहीं कर रहा था, मैं उसको मैनिफेस्ट कर रहा था उस टाइम पे देख के कि मैं वहाँ पे कब, कि मैं इतने बड़े, क्योंकि उस टाइम तो कुछ स्टेज ही नहीं मिलता था परफॉर्म करने के लिए ना, वो वक्त वो था कि जब आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि सर हमें गाने दो, हमें गाने दो, हाँ है ना। तो तब उस टाइम सब लोग कूद रहे थे और मैं सबको ऐसे देख रहा हूँ, सब खुश हो रहे हैं, है ना। हाँ मैं कि लोग खुद- मेरे लिए कब मैं वैसा वाला नहीं खुश हो रहा था, फिर मेरे को मतलब ऐसा लगा कि आप इमेजिनेशन कर रहे थे हाँ, और मुझे खुश। परफॉर्मेंस में मजा आ रहा था। जल वाज अ लाइक ड्रीम बैंड फॉर अस टू वॉच देम लाइव। अभी तक वाली जनरेशन तो देख भी नहीं पाएगी उनको, क्योंकि बैंड स्प्लिट हो गया, गाने सब सुनते हैं उनके आज भी, बट मैं एंजॉय वैसे वाला नहीं कर रहा था, मैं इमेजिनेशन में चला गया था उस टाइम कि मैं, दिस इज वेयर आई सी माई सेल्फ आफ्टर फ्यू ईयर्स। तो मतलब मैं मैनिफेस्टेशन उस दिन हो गया था। तो जिस लेवल का वो स्टेज था, हाँ तो उस टाइम पे, अब टेक्नोलॉजीज बढ़ गई हैं और बड़ी चीज़ें आ गई, तो और एक्चुअल में तो उससे भी बड़े स्टेजेस पे हम अभी ऑलरेडी, हमारा हर जनरल स्टेज इतना बड़ा होता ही है, होता ही है। वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है अब। हाँ शायद अब हमें वो चीज़ नॉर्मल लगने लग गई है जी। कि ये तो नॉर्मल है, बट वो स्टेज कमाने के लिए भी टाइम, आपको वो सेटअप, वो साउंड सिस्टम, वो यू नो लाइट सेटअप, एवरीथिंग, वो जो हम डिमांड करते हैं कि भाई ये हमें चाहिए, आकाश वन लाइव को परफॉर्म कराना है तो ये आपको देना पड़ेगा। जी तो वो उस वे में तो मैनिफेस्ट हो गया है जी। तो अभी बहुत बड़े लेवल का मैनिफेस्टेशन बाकी है, तो फिर इंशाल्लाह आपके पॉडकास्ट sure, में sure. जल्दी फिर उस टाइम पे दोबारा पॉडकास्ट करेंगे, तो पक्का। इस वाले रील को चला देंगे तब पक्का कि उस पक्का दिन बात करी थी। पक्का। तो, हाँ जी, नहीं, जरूर आपका सपना पूरा होगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। वो तो सपना तो पूरा होना ही है, वो मतलब नहीं होगा ही, मैं श्योर हूँ, क्योंकि मेहनत इतनी आगे है आपकी, तो वो जी, तो जी। आगे आएगी। तो आपने फर्स्ट शो कब किया था और किसके थ्रू मिला था? मतलब फर्स्ट शो बहुत ही छोटा शो था, हाँ ऑब्वियसली वो तो सबका बहुत वही ही रहता छोटा बोलूंगा तो मतलब शायद आप भी नहीं इमेजिन कर पा रहे हो कितना छोटा था, मैं अभी बताता हूँ। तो उससे पहले एक कॉन्टेक्स्ट है, तो बेसिकली जब मैं दिल्ली आया था ना,
जी। तो जिस कॉलेज से मैंने फिजियोथेरेपी करी उस कॉलेज से पहले मेरा नॉर्थ कैंपस में सिलेक्शन हो गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जी। तो वहाँ पे नॉर्थ कैंपस में मतलब नॉर्थ कैंपस इज द हब ऑफ लाइक गुड आर्टिस्ट, मतलब हिस्ट्री रही है, लेगेसी है पुरानी, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार वहाँ से निकले हैं नॉर्थ कैंपस दिल्ली से। जी। आपका सबसे बड़े नाम अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान, मनोज बाजपेयी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, इम्तियाज अली द डायरेक्टर ऑफ रॉकस्टार मूवी, जी। सारे ये नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस से निकले हुए हैं। तो नॉर्थ कैंपस के रामजस में मेरा सिलेक्शन हो गया था, बॉटनी ऑनर्स, आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो बॉटनी ऑनर्स में मेरा एडमिशन हो गया। तो क्या हुआ कि जैसे ही मेरा एडमिशन हुआ ना, मैं बहुत खुश था क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक को ना बहुत सपोर्ट करते हैं। वहाँ सोसाइटीज़ होती हैं बच्चों की, तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं उसको, म्यूज़िक को। अच्छा। तो मैं बहुत खुश था, मैंने कहा यहाँ पे मैं कुछ म्यूज़िक को कुछ लेके तो कर होगा। सकता हूँ, है ना। जी। जैसे ही मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, अगले दिन मेरे उस कॉलेज का रिजल्ट आ गया, फिजियोथेरेपी वाले कॉलेज का। अच्छा। और मैंने उसका टफ क्लियर कर दिया और मेरे को सिलेक्शन मिल गया वहाँ पे। तो मुझे समा प्रोफेशनल कोर्स था वो, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। 2 कोर्सेज आप एक साथ परसों नहीं कर सकते। तो मुझे आज भी वो दिन याद है। तो जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इसको देखेंगे, तो रामजस से जो मेट्रो स्टेशन का रास्ता है ना, जो मैं उस पूरे रास्ते सैड, बिल्कुल मायूस होके बच्चों को देखते हुए जा रहा था कि यार मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे म्यूजिक को इतना सपोर्ट मिल सकता था। और बट कुछ कर नहीं सकते थे उस टाइम, तो मुझे छोड़ना पड़ा रामजस। मैं फिर वापस गया। तो आपने छोड़ दिया था वो? फिर मैं प्रोफेशनल कॉलेज में गया, फिजियोथेरेपी मैंने यहाँ पे किया। तो प्रोफेशनल कॉलेजेस में म्यूजिक को बिल्कुल सपोर्ट नहीं देता, वहाँ बस पढ़ाई करो, पढ़ाई होती है और कुछ मत कर सको, और कुछ नहीं मिलता उसमें, मतलब आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ सपोर्ट नहीं होता। तो पढ़ाई करी, वहाँ पे जाते ही मैं सबसे पहले ढूंढ रहा हूँ कि म्यूजिक का क्या करूँ। तो कुछ भी मेरे को मतलब सपोर्ट नहीं मिला। बहुत डिसअपॉइंट हो गया था मैं कि भाई ये ऐसे तो, बट कसमा वो था अंदर ना, रेज था कि भाई ऐसे म्यूजिक तो नहीं गिव अप करने वाला मैं। तो बच्चे थे उस टाइम, पैसे भी नहीं होते थे कॉलेज। हाँ, उस टाइम पे तो। एंड समहाउ मेरी फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, लाइक माय डैड मेट विद एन एक्सीडेंट, तो ही वाज नॉट अर्निंग जब व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो मेरे पास बहुत लिमिटेड सोर्सेस, आई हैड टू अर्न आल्सो, आई हैड टू पे माय कॉलेज फी आल्सो, माय हॉस्टल फी आल्सो, तो बहुत कुछ था वो। तो उस टाइम जब मैं गया, मेरा स्कूल का एक फ्रेंड था, वो भोपाल NIT भोपाल में पढ़ता था, उसका बैंड आया हुआ था यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए। कहाँ पे? दिल्ली में? लाजपत नगर में। जी। तो उसने मुझे बुलाया कि भाई आजा मिलते हैं। मैं गया वहाँ पे, पर हमेशा दिमाग में वो चलता रहता था कि म्यूजिक में कैसे जाऊँगा। कोई रिसोर्स नहीं था, छोटे शहर से आए थे तो। जी। तो हमेशा 24 घंटे में, मतलब हर टाइम वो पोक हो रहा है म्यूजिक में कैसे जाएंगे। तो मैं वहाँ पे गया, तो मैंने स्टूडियो वाले से पूछा कि भाई मेरे को म्यूजिक करना है, और मेरे को ना समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे गाऊँ, क्या करूँ, मतलब जी। करना म्यूजिक है। पर तो उसने बोला कि लाजपत नगर में एक म्यूजिक की शॉप थी उस टाइम पे, तो उसमें, मैं शॉप का नाम भूल गया अभी, उसमें एक बोर्ड लगाया हुआ था, डिस्प्ले बोर्ड। उसमें सारे जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन होते थे, वो अपना नाम लिख देते थे कि भाई ऐसे करके हम, आई एम अ सिंगर, आई एम अ गिटारिस्ट, XYZ। एंड उस टाइम मेरे को क्रेज था, मुझे बैंड बनाना है, तो मैंने लिखा हाय आई एम अ सिंगर एंड आई वांट टू मेक अ बैंड। ओके। नंबर डाल के छोड़ दिया। तो करीब 15-20 दिन बाद मेरे पास एक फ़ोन आया। तो एक उस टाइम पे करियोके माइक की कंपनी होती थी, करियोके माइक आते हैं ना, उसमें हाँ। आप गाने चला सकते हो और गा सकते हो टीवी पे। अच्छा। उस कंपनी के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने मेरा वो देखा होगा, तो उनको एक सिंगर चाहिए था जो उनके माइक पे गा सके और वो प्रमोट कर सके माइक को। ओके। तो जब मैं वहाँ गया, तो उनके ऑफिस में गया, तो मुझे आज भी याद है कि मैंने वो लम्हे गाया था वहाँ पे। अच्छा। तो उनकी पूरी टीम बैठी हुई थी, मैंने वो लम्हे गाया, तो वो एकदम से वो हो गए, अचंभित हो गए कि भाई ये इतना सा बच्चा है कॉलेज का और इसकी आवाज़ तो ऐसे निकल रही है शेर जैसी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। वहाँ से मुझे अपना पहला पेड प्रोजेक्ट मिला कि आप हमारे लिए अलग अलग छोटी छोटी शॉप्स होती थी, मैजिक सिंह नाम था उस कंपनी का। अच्छा। कोरिया की कंपनी थी, माइक मंगाती थी अच्छा बाहर से और बेचती थी। तो कॉस्टली माइक, तो वो माइक को बेचते थे। वो प्रीमियम मार्केट्स में था वो, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश, खान मार्केट। तो जब इलेक्ट्रॉनिक शॉप होती थी ना,
तो उस शोरूम्स में मैं जाके गाता था गाना, अच्छा, जैसे टीवी लगा हुआ है यहाँ पे देखिए। एडवर्टाइजमेंट करते थे माइक की। हाँ एग्जैक्टली, तो मैं मुझे वहां से कौन से तो आपको छोटा सा एक स्टेज, स्टेज नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही शॉप पे खड़े लगा रह था के, ऐसे ही, हाँ जैसे एज ए वो गिटार वाला जैसे नहीं, कैसा कुछ भी नहीं, रेस्टोरेंट कुछ में भी बजाता है वैसे उस हाँ, टाइप। नहीं वो भी नहीं, रेस्टोरेंट तो वो तो बहुत अच्छा हो गया ना। अच्छा, वो आप एक लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो गई। आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गा रहे हो, वहाँ पे 10 तरह के आर्ट म्यूजिशियंस, वो 10 तरह के लोग कुछ चीजें ले रहे हैं, शोर मचा हुआ है, आप गा रहे हो बस, कि आपको सुन के लोग उसके माइक के बारे में पूछेंगे, फिर उनका बंदा माइक सेल करेगा। जी, तो दैट वाज दी माय फर्स्ट पेड थिंग है ना। तो उस टाइम कुछ बहुत ही कम से अमाउंट मुझे मिलता था, कॉलेज के दिनों के लिए बहुत होता था। मुझे आज भी याद है जब पहला मेरे को प्रोजेक्ट मिला तो स्ट्रेट अवे आई कॉल्ड माय पेरेंट्स कि अब मेरे को पैसों की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात, सेकंड ईयर में था मैं कॉलेज के, बहुत ही फिर बढ़िया। मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना खुद देख लूंगा, कॉलेज की फीस वगैरह सब कुछ मैंने खुद देखा। फर्स्ट टाइम उतना ही मिल गया था, कॉलेज की फीस भी निकल नहीं जाएगी। इतना एक्चुअली इतनी ज्यादा फीस थी नहीं मेरे, अच्छा कॉलेज था, नेशनल इंस्टीट्यूट था, तो ओके, गवर्नमेंट बहुत अच्छा वो देती है, सपोर्ट करती थी। सपोर्ट करती है, तो हमारा इतना बर्डन नहीं था उन चीज़ों का। बिल्कुल। बट समहाउ हाँ अब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया था वहाँ से। फिर उसके बाद जब मैंने वहाँ पे गाया तो मेरे को लोग मिलते थे, तो लोग कहते थे आप तो बहुत ही अच्छा गाते हो, हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो मुझे आज भी याद है, मैं उनको ये बोलता था कि मैम ये सीढ़ी है एक, मुझे पता है कि मैं ये डिजर्व नहीं करता, बट ये सीढ़ी है, ऊपर चले जाएंगे चढ़ के इस पे। सही। फिर वहाँ से उस जमाने में कैफेज जो होते थे, कैफेज में, अब रेस्टोरेंट कैफेज में शोज बहुत इजीली आपको दिखेंगे जी, कि हर कैफे में शो, आपको एंट्री मिलने लगी। हमारे टाइम पे ना बहुत कम था वो स्कोप, बहुत कम जगहों पे लाइव म्यूजिक होता था जी। अब जो भी मेरे कॉलेज टाइम के बच्चे होंगे वो रिलेट करेंगे, एक डॉल्फिन का कनेक्शन आता था उस टाइम पे मोबाइल का। अच्छा, डॉल्फिन MTNL जो BSNL जी, उसका एक डॉल्फिन आता था, वो स्टूडेंट्स के लिए सिम होती थी, तो उसमें ना डॉल्फिन टू डॉल्फिन तो फ्री होता था, और अदर नेटवर्क्स के 20 मिनट मिलते थे डेली। तो जोमेटो नया था उस टाइम पे, जोमेटो 2000 मैं बात कर रहा हूँ आज से करीब 14 साल पहले की, 13-14 साल। ओके। तो जोमेटो उस टाइम एक नई कंपनी थी, कोई इतना बड़ा ब्रांड नहीं था जोमेटो। तो जोमेटो वाज जस्ट अ प्लेटफॉर्म उस टाइम पे कि आप बुक करोगे और आप रेस्टोरेंट का रेट चेक कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो, डिलीवरी आप नहीं बनी थी उस टाइम वो। अच्छा, सिर्फ रेट चेक कर सकते हो उस टाइम। तो मैं भी शायद डिलीवर करता होगा, बट इस टाइम इतना फेमस नहीं था, आज जितना बड़ा है मुझे वो याद नहीं है कि उस टाइम डिलीवरी करता था नहीं करता था। तो जोमेटो पे मैं वो जो मुझे 20 मिनट मिलते थे ना अदर नेटवर्क्स के लिए डेली, वो मैं डेली कॉलिंग करता था 20 मिनट, रेस्टोरेंट्स का नंबर निकाल। अच्छा, ओके। तो विदाउट फेल मैंने 2 महीने कॉलिंग करी, डेली मना कर देते थे, कांटेक्ट किए सब, 20 मिनट अपने मैं कॉलिंग करता ही करता था सब रेस्टोरेंट को। हाँ, तो एक ब्रांड है इम्प्रेसारियो, जिसके सोशल भी है, सोशल। अच्छा, सोशल इज अ वेरी बिग चेन, वन ऑफ द बिगेस्ट चेन ऑफ इंडिया राइट नाउ। तो इम्प्रेसारियो के साथ मेरा सीन था, वो कुछ प्लान कर रहे थे कि हम अपने कैफेज में लाइव करेंगे। तो मैं जब वहाँ गया, मैंने बस एक गाना गाया था, और मैं कैरियोके माइक लेके जाता था अपने साथ गाने के लिए, वो तो मेरे पास पर्सनल माइक साथ में कंपनी का मेरे को दिया हुआ था वो माइक ना। अच्छा, उसी माइक को मैं लेके जाता था, उसमें रिवर्ब सब सेट हो जाता था। तो मैं उससे गाया, मैंने एक गाना गाया, बस एक ही गाना गाया था। दूसरे गाने पे जो उसके मार्केटिंग वगैरह कहते, वो कहते हैं आकाश आप हमारे साथ काम कर रहे हो, आप हमारे सारे आउटलेट्स पे शोज करोगे। फिर वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई इम्प्रेसारियो से। मोका वाज द ब्रांड, मोका, ओके। तो मोका वाज द ब्रांड, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैंने उनके फिर सारे पैन इंडिया आउटलेट्स में मेरे को भेजते थे, कोई आउटलेट लॉन्च होता तो मेरे को शो के लिए भेजते थे। तो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। फिर लाइफ में मैं घुसा, वो मेरा वैसा वाला स्ट्रगल छोटा हो गया बहुत, मतलब मैंने वैसे स्ट्रगल नहीं किया बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। आई हैड दैट वॉइस कि इतना ज्यादा मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कभी, मतलब गाया और एक लोग ने बोला कि हाँ भाई दिस इज इट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो वहाँ से मेरा लाइव जर्नी स्टार्ट हो गया, लाइव शोज का, कैफेज एंड ऑल। और उतने में मैं कॉलेज के 4th ईयर में पहुंचा और मुझे एक मूवी में गाना मिल गया। कौन सी मूवी में? तो मूवी का नाम था ट्रिप टू भानगढ़। ओके। आई मीन इट डिडंट डू वेरी वेल इन एट बॉक्स ऑफिस, बट एज अ कॉलेज बॉय मेरे लिए बहुत बड़ी बात जी। तो उसमें मोहित चौहान ने भी गाया है, उसमें तोशी रैना ने भी गाया है, पलक मुच्छल आशिकी 2 के जो सिंगर है, हु इज द वाइफ ऑफ मिथुन आल्सो। ओके, नाउ मिथुन जी की वाइफ, मिथुन जी जी। एंड उसमें श्री राम अय्यर ने गाया है। तोशी रैना इज द सिंगर हु sang कबीरा।
कबीरा मांझा। या हाँ एग्जैक्टली। तो उन्होंने भी गाया था, और सबसे मजे की बात की तो मेरा खुद का बनाया हुआ गाना था जो उस मूवी में आया था। क्या बात है। मैं 4th ईयर में था। तो आकाश भाई, आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया था जिसमें आपने सोचा हो कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, आपने छोड़ ही दिया, मतलब हार गए, और फिर आपने कमबैक कैसे किया इस चीज में? अच्छा, मैंने कमबैक कैसे किया, तो ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे डिसअपॉइंटिंग फेजेस तो आए हैं, टू बी वेरी फ्रैंक जी। पर ऑनेस्टली जैसा कि हमने पहले भी बात करी कि मैंने कभी प्लान भी कंसिडर ही नहीं करा था जिंदगी में। आपका फिक्स था? यही फिक्स था कि अब जिएंगे तो म्यूजिक के साथ, मरेंगे तो म्यूजिक के साथ, एज सिंपल एज दैट। और इनफैक्ट अभी मैंने ए.आर. रहमान जी का भी कोई इंटरव्यू में सुना था, बहुत रिलेटेबल था वो मेरे लिए जी। तो ए.आर. रहमान जी ने बोला कि अगर आपको म्यूजिक करना है ना, तो आपको म्यूजिक ही करना है, चाहे आप अपने आप को कैसे भी सपोर्ट कर रहे हो, उसको साइड कर दो। ओके। है ना, जनरली लोग म्यूजिक को फेम से कंसिडर करते हैं कि म्यूजिक कर रहा है तुझे फेम मिलेगा, बड़ी गाड़ी में घूमना चाहिए जी, यू नो बहुत पैसा कमाना चाहिए। अच्छी बात है, वो ज़रूरी है ना, बट जो मैं जनरली जो देखता हूँ अपने आसपास एस्पायरिंग म्यूजिशियंस को, जैसे मुझे कई सारे डीएम भी आते हैं, है ना, हम सबको तो रिवर्ट नहीं कर सकते कि आप कैसे कर रहे हो, आपने कैसे कर लिया, है ना। हम भी, जब मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ उस स्टेज पे जब मैं एस्पायरिंग था, मैंने कभी किसी को कभी नहीं पूछा कि कैसे करना है, क्यों करना है, क्योंकि मुझे बहुत क्लियर था कि जो करना है मुझे ही करना है। बट अभी जो मुझे लगता है, जो एक गलत मिसकंसेप्शन जो सब एस्पायरिंग म्यूजिशियंस में है, वो ये है कि वो पहले फेम और पैसों को कंसिडर करते हैं कि सिंगर है तो मतलब पैसा है जी, शोहरत है, यू नो, हर जगह लाइमलाइट मिल रही है आपको, सब ऐसा आपको नहीं। पसंद करते हैं, है ना। हाँ। पर वो ये भूल जाते हैं कि ये चीजें बाय प्रोडक्ट हैं, ओके, वो फ्री में आपके साथ आएगी आएगी आप अगर- आएगी आएगी पहले आपको अच्छा म्यूजिक करना पड़ेगा। जी, अच्छा म्यूजिक करने के लिए मेहनत चाहिए और टाइम चाहिए, हर चीज़ है। तो अगर आप अच्छा म्यूजिक नहीं कर रहे हो और फिर आप खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, बस ये सोच के कि बस आपकी एनर्जी तो सारी इसमें चलेगी कि यार ये वाला आर्टिस्ट तो बहुत पैसा कमा रहा है, ये तो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है ना, इसके तो इतने बड़े शोज होते हैं, हमारे क्यों नहीं हो रहे। आप अगर एनर्जी इन चीज़ों में लगा दोगे तो जो एनर्जी आपकी काम में लगनी चाहिए थी, वो कैसे आप आगे पहुंच पाओगे। और आप अपना तो करियर खराब कर ही रहे हो जी, आप यूथ के लिए और गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि एक आदमी ने अगर अपना करियर म्यूजिक में बर्बाद कर रहा है तो कम से कम वो 1000 फैमिलीज तक मैसेज जाता है कि भाई फलाने का बेटा या बेटी हाँ, म्यूजिक में थी, बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। अब 1000 लोग जो उसके देखेंगे। आसपास पता चला उनको, वो अपने बच्चों को तो पहले ही बोल देंगे, हाँ देख भाई, इसका भाई- ऐसा हुआ था, अब तू ये चीज नहीं करेगा। तो हमारे खुद की फैमिलीज में, मेरी खुद के रिलेटिव्स जो जैसे स्टार्टिंग में बोलते थे कि मेरे पेरेंट्स को म्यूजिक में कहाँ डलवा रहे हो उसको, ये क्या कर रहे हो। हाँ, अब आज वो, अब हम कभी मिलते हैं फैमिली फंक्शंस में, है ना, तो सब आके बोलते हैं भाई ये बच्चा है जिसने अपने दिल का करा, अच्छा, जिसने अपने सपने जिए। पर उस टाइम पे कोई साथ नहीं था भाई, सब कंप्लेन करने वाले मोड पे रहते हैं। बट हाँ। मैंने एक, मेरा मानना है कि अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो उसको डिमोटिवेट मत करो, वो सबसे बड़ा सपोर्ट है आजकल। कुछ मत करो भाई, छोड़ दो उसको अपने हाल पे, अपनी एक्सपर्टीज मत दो कि भाई ये मत कर, इससे ऐसा हो जाएगा। कोई भी एक्सपर्ट नहीं है ना। आज भी इस दुनिया का जो भी सक्सेसफुल इंसान है, मैं जिसकी भी बायोग्राफी पढ़ी है, आपको कॉमन चीज मिलेगी हर जगह, फेलियर 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 फेलियर, सक्सेस एकदम से स्काई रॉकेट, उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। और मतलब हर जगह वो चीज़ वैलिड है। तो मतलब स्पेशली म्यूजिक में, अब जैसे मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ, कल को मेरा जो भी अपकमिंग, अगर जब कुछ प्लान करते हैं, आगे बच्चा होगा, जो भी होगा वो म्यूजिक में जाएगा, है ना। तो मैं, चाहे वो कुछ भी बनना चाहे, फुटबॉलर बनना चाहे, क्रिकेटर बनना चाहे, आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई तू पढ़ ले, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अदर थिंग्स, है ना। आप अभी
अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की वजह से हैं। आज 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 आई हैव गुड कॉम स्किल्स, तो वो एजुकेशन की वजह से ही है। शायद नहीं अच्छे होते तो it would have a bad impact on overall things which I'm doing right now. तो एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन पूरी करो और फुल पावर सपोर्ट दो। लेट योर किड और योर एनीबॉडी, छोटा भाई कुछ भी है, सपोर्ट करो जितना कर सकते हो। खाली पढ़ाई में सब कुछ नहीं है, पढ़ाई एक पार्ट है लाइफ का, जिंदगी नहीं है वो आपकी, है ना। और बड़े काम कभी भी कमरों में बैठ के किताबों से तो नहीं होते हैं, वो बाहर निकल के दूसरे कामों से ही बड़ी चीज़ें बनती हैं, जो मैंने देखा है। तो सिंपल एज दैट। तो आकाश जी, मेरी टीम ने काफी रिसर्च की आपके बारे में, तो एक बात पता चली कि आपने बॉलीवुड मूवी में भी एक सॉन्ग गाया था, वो बात आपने हमसे छिपा के रखी और आपने अभी तक किसी को बताई नहीं। और वो सॉन्ग कौन सा था, आप बताओगे उस चीज के बारे में? स्टोरी आपने अभी तक क्यों नहीं बताई किसी को, उसके पीछे क्या रीजन? अब देखिए, बड़े मतलब आश्चर्य की बात है, अभी उस मूवी के जो डायरेक्टर थे ना जी, जितेंद्र पवार, अभी लास्ट वीक ही मेरे को एक कॉफी शॉप पे मिले। अभी मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, वो मिले मुझे, तो ये सेम मतलब कॉन्वर्सेशन हमारी वहाँ पे भी हुई। तो ओके, तो जब मैं कॉलेज के 4th ईयर में था, तो जो मैंने आपको एक बताया था कैरोके माइक वाला, उस कंपनी समा उनके थ्रू कुछ मेरे को 5 मिनट की मीटिंग मेरी अरेंज हुई जितेंद्र पवार सर के साथ, जो उस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे। पिक्चर का नाम ट्रिप टू भानगढ़ था। एंड तो मेरे पास 5 मिनट की मीटिंग मिली कि उनकी शूटिंग चल रही थी दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में, कॉलेज में। तो कॉलेज का शॉट लगा हुआ था, उनका पूरा सेट लगा हुआ था मूवी का बड़ा। तो मुझे 5 मिनट की मीटिंग मिली कि आप मिल सकते हो डायरेक्टर से जाके। आपने कांटेक्ट कैसे किया? जो जहाँ मैं वो छोटे इवेंट्स आपकी बात कर रहा था, उसकी कंपनी में एक मैनेजर थे, उनके फ्रेंड थे जितेंद्र सर। तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट जाके मिल लो, गॉड नोस क्या हो जाए भाई, मिल लो जाके। तो मैं चला गया मिलने। मुझे गिटार तक बजाना नहीं आता था बिल्कुल भी, तो मैं अपने दोस्त को लेके गया था गिटार बजाने के लिए। कुछ ऐसे नहीं कहते हैं कि हमें कुछ चांस मिले, हमें बस हम गए कि हमें मूवी सेट पे जाने को मिल रहा है, हमें डायरेक्टर से बात करने को मिल रही है, हम चले गए। तो वहाँ पहुंचे, तो वहाँ पूरा सेट लगा हुआ था बाहर मूवीज का। मतलब मेरे लिए तो वही देख के मैं एकदम से ऐसे हो गया मेरे को कि वाह भाई, पूरे मूवी की लाइट लगी हुई थी हर जगह, है ना। तो जब मुझे उन्होंने बुलाया कि ठीक है मिल लेते हैं, तो उसमें उस पूरे हॉल में सारा यूनिट बैठा हुआ था, हीरो हीरोइन, सारे साइड एक्टर्स वगैरह, फैशन डिजाइनर, सब बैठे हुए थे वहाँ पे। तो बहुत नर्वस हो गया मैं एकदम से। तो वो कह रहे हाँ आकाश बताओ। तो मैंने बोला सर बताना क्या है, मैं तो आपसे मिलने आया था वैसे। कह रहे क्या बताओ, क्या कर सकते हैं हम? सर कुछ नहीं, मैं तो बस गाता हूँ, तो कुछ बनाया हुआ है मैंने, तो सुना दूंगा आपको। तो मेरे अंदर शुरू से था, मैं कॉलेज में टाइम पे ना ऐसे गिटार लेके बैठता था, कुछ गाना बन जाता था मेरे से, है ना। तो अभी भी इस साल अभी कुछ 1 आध महीने में मेरा एक ट्रैक आने वाला है। गाने का नाम है नशा, है ना। तो बहुत अच्छे लेवल पे हम उसको निकालने वाले हैं अभी। नहीं, हर जगह आएगा वो। बहुत मतलब बहुत टाइम से उस पर काम चल रहा है हमारा। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नाउ, तो मेरा उस टाइम पे गाना था, तो गाने का नाम था पिया की नजरिया। तो मैंने ऐसे ही बनाया था कॉलेज में, तो मैंने उनको सुना दिया, तो सबको बहुत पसंद आया, सबने ताली वाली बजाई, है ना। तो मैं ऐसे खुश हो गया ना, चलो भाई मूवी के लोगों ने मेरे लिए ताली बजा दी, गुड। मेरे लिए इतना ही बहुत था। कॉलेज के बच्चे का पेट इतना ही होता है कि, है ना, इतना भी मिल जाता तो खुश रह जाता है। तो फिर मैं सब गा के 5 मिनट की मीटिंग मिली, फिर उनका सेट चल रहा था, शूटिंग कर रहे थे अपना, तो मैं निकल गया फिर आराम से। 5 मिनट मीटिंग हुई, चले गए। तो करीब 1-1.5 महीने बाद मेरा फ़ोन बजा। जितेंद्र सर ने मेरा नंबर लिया उनसे, मेरे को फ़ोन किया, कहते आकाश वो आपको याद है आपने गाना सुनाया था मैं? मैंने बोला हाँ जी। कह रहे उसका ना एक रफ वर्जन हमें बना के भेज दो, 2 घंटे का टाइम है बस, 2-3 घंटे का, मैं प्रोड्यूसर से मिलने जा रहा हूँ। तो उस दिन क्या हुआ था, उन्होंने जब मेरा गाना सुना तो कह रहे गाना बड़ा अच्छा है बनाया है आपने, पर हमारे सारे गाने ना बन चुके हैं, मूवी के शूट हो चुके हैं। डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर जो थे उस टाइम पे, तो उन्होंने वो सारे गाने ऑलरेडी बेच दिए थे मूवी को, और शूट भी हो चुके थे सारे गाने, कोई स्कोप नहीं था।
तो एकदम से मेरे पास 1.5 महीने फ़ोन आया कि आपने जो गाना बनाया था उसका रफ वर्जन हमें भेज दो बना के। तो उस टाइम मेरे पास बैंड भी नहीं था, मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे कुछ कि मैं कैसे एक स्क्रैच वर्जन बनाने के लिए टीम चाहिए होती है, स्टूडियो चाहिए होता है। उस टाइम पे नहीं थे रिसोर्सेज। अभी तो कोई मुझे बोले कि 3 घंटे का टाइम है तो मैं वो एक प्रॉपर मूवी का गाना बना के भेज सकता हूँ किसी जो थिएटर में डायरेक्ट प्ले हो सकता है उस लेवल पे। तो वो रिसोर्सेज आज हैं, उस टाइम नहीं थे। तो मैंने समहाउ तब भी मैनेज कर लिया 3 घंटे में एक रफ वर्जन बना के भेज दिया उनको, जैसे जैसे करके भेज दिया, सुनने लायक बना के भेज दिया, मतलब कि प्रोड्यूसर को सुना सकते हैं। उन्होंने प्रोड्यूसर को सुनाया, प्रोड्यूसर को पसंद आ गया, तो प्रोड्यूसर ने एक मूवी का गाना रिप्लेस कर दिया मेरे गाने से, डायरेक्टर ने भी। तो मेरा गाना मूवी में आ गया, मेरे गाने के लिए स्पेशली शूट हुआ दोबारा से, प्रॉपर सेट लगा मेरे गाने के लिए स्पेशली। तो मैंने रफ वर्जन भेजा, तो 1 महीना 2 महीना 3 महीने में फॉलो अप करता रहा। मैंने रफ वर्जन भेजा तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मुझे मुंबई बुलाया जाएगा, दोबारा से गवाया जाएगा, म्यूजिक दोबारा बनेगा, क्योंकि हमने तो एक रफ वर्जन बना के भेजा था। वही प्रोसेस होता है ना, स्क्रैच भेजा जाता है फिर नया गाना बनाया जाता है। तो टू माई सरप्राइज मैं वेट ही करता रह गया, करते 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 पिक्चर रिलीज हो गई, होने का टाइम आ गया मतलब। तो तब भी मेरे को उम्मीद थी कि भाई बड़े प्रोफेशनल लोग हैं शायद मुंबई में, इसी से ही अच्छा बना देंगे वो कुछ मे बी। तो जब मुझे आज भी याद है, मैं क्रॉस रिवर मॉल होता था तो मैं पीवीआर में गया, अकेले गया था मैं मूवी देखने ना, कि मुझे अकेले देखना, मुझे किसी के साथ नहीं जाना था, मैं अकेले गया मूवी देखने। तो मैं वेट करता रहा, फिर मेरा गाना आया है ना, प्ले हुआ। तो अब मतलब मैं ऐसे हो गया कि ये तो वही वर्जन है जो मैंने भेजा था वो 3 घंटे में बना के। तो मैं डिसअपॉइंट हो गया बहुत ही, मतलब ये क्या है, मतलब भाई या तो आप मुझे ही बोल देते कि भाई अब बहुत टाइम है, आप आराम से इसका फाइनल वर्जन बना के भेजो हमें। और जो उस टाइम में म्यूजिक क्रिटिक का रिव्यू आया, म्यूजिक जो क्रिटिक उस टाइम तो उस जमाने में क्या होता था, म्यूजिक क्रिटिक्स अपना हर मूवी का रिव्यू देते थे गानों का। तो उन्होंने दिया, और उस मूवी में मोहित चौहान, तोशी रैना, कबीरा के सिंगर है ना, पलक मुच्छल आशिकी 2 के जो, और शी इज द वाइफ ऑफ मिथुन एंड श्रीराम अय्यर। तोशी रैना ने कबीरा गाया है, ये जवानी है दीवानी का। तो सारे बड़े बड़े नेम उन्होंने उस मूवी में गाना गाया हुआ था। सबसे अच्छा रिव्यू मेरे गाने के लिए आया, और उन्होंने साथ में लिखा कि दे कुड हैव डन मच बेटर विद द म्यूजिक, बट किस म्यूजिक अच्छा बना सकते थे, जो कि जायज़ बात थी, पर आकाश चौहान ने बहुत अच्छा गाया गाने को, तब भी उन्होंने ये लिखा उसमें। और किसी भी गाने की उन्होंने इतनी तारीफ नहीं करी, पर वो मेरे लिए तारीफ नहीं थी, मतलब मुझे शर्मिंदा फील हुआ कि मतलब मैंने कुछ गाना बना के भेजा, तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी, या तो मत लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर जब मैं उस मूवी में थिएटर में सुना मैंने उस गाने को, तो मैं डिसअपॉइंट हुआ पूरा। मैं थिएटर से बाहर निकलते मैंने डायरेक्टर को कॉल लगाया, मैंने कहा सर ये क्या है, मतलब मेरा गाना एज इट इज़ ही आ गया है। तो मैं इतने टाइम से फॉलो अप कर रहा था कि मैं आ जाता हूँ, मैं खुद ही अपने पैसे लगा के मुंबई आ जाऊँगा भाई, मेरे को कुछ वो नहीं चाहिए, वो कॉलेज में था उस टाइम। पर आप उसको सही बनाओ, अच्छा बनाओ, मतलब यू कुड हैव गेन्ड माइलेज इन टर्म्स ऑफ मूवी ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ फॉर मी ऑल्सो, राइट, एज अ सिंगर। तो मैं मुंबई गया, फिर फाइनली म्यूजिक लॉन्च हुआ जी म्यूजिक कंपनी पे। अभी भी आप सर्च करोगे तो आपको वो मिल जाएगा, गाना मेरे नाम के साथ ही मिलेगा। तो मैं जी म्यूजिक के म्यूजिक लॉन्च पे गया, तो इंटरव्यू पे मेरे को बुलाया उन्होंने, ये न्यू बी सिंगर नहीं, बड़े बड़े सिंगर्स के साथ न्यू बी सिंगर आकाश चौहान का भी लॉन्च हुआ है इस मूवी के साथ। तो मेरा इंटरव्यू हुआ, तो जो उस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर थे, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा इंटरव्यू वाली जगह पे, तो वो पहचान गए मेरे को, मैं नहीं जानता था उनको। हाँ, तो मेरे को बुलाया उन्होंने, आप आकाश हो? हाँ जी। कहते आपने मेरा गाना सुना है जो इन्होंने रिप्लेस कर दिया? तो मुझे पता था कि उनका गाना रिप्लेस हुआ है, बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, सीनियर है, मैंने बोला सर मुझे तो पता ही नहीं कि कोई गाना रिप्लेस हुआ है, मुझे तो इस आइडिया नहीं इस बात का। तो रिस्पेक्ट के लिए कि भाई उनको ऑफेंडेड फील हो रहा है, तो मैं कौन होता हूँ कि उस चीज़ को बढ़ाऊँ मैंने। तो समहाउ ही सेड कि ये लोग पागल हैं यार, इन्होंने मेरा इतना अच्छा गाना हटा के आपका गाना डाल दिया। तो मुझे फीलिंग आ गई कि ही इज़ नॉट एट ऑल वेलकमिंग टुवर्ड्स मी, मतलब उनको लग रहा है कि ये इस बच्चे का गाना मेरे, ईगो एक्टिवेट हो गई है। तो समहाउ ही डिस्करेज मी ऑन दी सेट
कि इन्होंने मेरा गाना से आपका गाना रिप्लेस कर दिया। ये लोग तो टीम को पागल बोल रहे हूँ भाई, जो सुन रहा है वो पागल तो नहीं हो सकता। कोई रिप्लेस कर रहा है, किसी भी प्रोड्यूसर के पास फालतू पैसा नहीं होता कि वो बिका हुआ गाना लेके रिप्लेस कराए और दोबारा शूट कराए उस पर। तो ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, सीनियर है। तो तब मैंने देखा कि मुंबई इंडस्ट्री एट दैट टाइम, अभी का मुझे नहीं पता, मुंबई इंडस्ट्री इज नॉट एट ऑल वेलकमिंग फॉर न्यू आर्टिस्ट जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो मतलब नए नए आ रहे हैं इंडस्ट्री। एट दैट टाइम तो बिल्कुल वेलकमिंग नहीं थी। अभी का मुझे नहीं पता, मैं अभी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, वो गलत होगा। उस टाइम तो नहीं थी। और आई वॉज द सोल लर्नर फॉर माई फैमिली, आई हैड माई पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ, है ना। तो मुंबई जाके मेरे को सारे जितने भी मेरे सर्कल के लोग थे उन्होंने बोला कि भाई आकाश, सबकी जिंदगियां निकल जाती है मूवी में गाना गाने के लिए, तेरे को कॉलेज में ही तेरे को चांस सीधा मूवी से तेरा करियर स्टार्ट हो रहा है जी। तो तू ना मुंबई जा, वहीं रह ले, अब यही टाइम है, मतलब गेट इनटू द इंडस्ट्री कि आप एक क्या बोलते हैं, आपका वो बन जाता है, प्रोफाइल बन जाता है कि आपने मूवी में गाया है, तो सामने यू कैन मीट पीपल, यू कैन टेल देम आई हैव डन अ प्लेबैक। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे वो एक्सपीरियंस इतना ख़राब लगा कि पहले तो तुमने मेरा गाना रफ वर्जन मूवी में निकाल दिया जी, और बोला भी नहीं कि भाई हम ले, और बताया भी नहीं, और उसके बाद तुमने मेरे को वहाँ जाने के बाद तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो कि मेरा गाना तुमसे रिप्लेस हो गया। सब लोग पूरी टीम पागल है जो उन्होंने करा ऐसे ही थोड़ी कर दिया होगा, उसको तो पता ही रहेगा। एग्जैक्टली। तो मैं इतना डिस्करेज हुआ उस चीज़ से, तो मैंने उस दिन मतलब वहाँ सेट पे ही मैंने एक कसम खाई कि मैंने कहा मैं वापस मुंबई इंडस्ट्री में आऊँगा कुछ टाइम में, जितना भी टाइम लगे। कुछ ये नहीं सोचा था इतने साल में ऐसे करके, वो एक उस दिन सोच लिया था मैंने कि मतलब आऊँगा, पर यहाँ पे एज अ स्ट्रगलर नहीं आऊँगा मैं। ओके। मुझे किसी की बात सुननी पड़ रही है, मुझे सही है, आऊँगा एक ब्रांड वैल्यू के साथ आऊँगा और अच्छे से काम करूँगा। बिल्कुल। तो अब वो टाइम फिर स्टार्ट हो गया है जी। तो अब वही वक्त है, वो उस साल जो बोला था, अब वापस अब मुंबई इंडस्ट्री जाएंगे। आई हैव ऑलरेडी फ्यू प्रोजेक्ट्स लाइंड अप, मतलब मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता नाम जब टिल द टाइम वो आउट नहीं हो। ओके। तो अब मुंबई इंडस्ट्री में आप एंटर करेंगे और इस बार ही एज अ ब्रांड एंटर करेंगे, मतलब अब वैसे नहीं आना। तो उस टाइम फिर मैं इसी वजह से मुंबई शिफ्ट नहीं हुआ। मैंने बेहतर समझा कि मैं वापस दिल्ली चला जाऊँ, मेरा मार्केट वहाँ था, शोज कर रहा था मैं जी, कोई एक अच्छी वैल्यू, अच्छी ब्रांड बना के फिर यहाँ शोज करूँ और वापस से फिर अपना वैल्यू बना के अच्छे पैसे कमा के फिर आऊँ एक अच्छा स्ट्रगलर की तरह, मतलब वैसे ना घूमूं मुंबई में कि रिस्पेक्ट भी नहीं मिले, एक अपना इस ऑरा से जाऊं कि भाई मुझे पैसों की कोई टेंशन नहीं है, आप मुझे अच्छा म्यूजिक आपको करना है, मेरे साथ काम करो, नहीं तो ठीक है। एग्जैक्टली। क्योंकि ये भी एक पॉइंट है कि ये मैं एस्पायरिंग म्यूजिशियंस को भी बता दूं जी कि अभी भी कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, जो नए बच्चे हैं, कि वो इंडियन आइडल में चले जाएंगे, वहां से उनको स्टेज या फिर वो मूवी में गाना गा लेंगे जी। तो जिस दिन गाना गाया बस अगले दिन से वो सेलिब्रिटी बन गए, मतलब उनको ऐसा लगता है, हाँ सपना होता है। दिस इज हाउ थिंग्स हैव बीन प्रोजेक्टेड जी, है ना। इंडियन आइडल जब पहला इंडियन आइडल आया था, फर्स्ट इंडियन आइडल, आपने आई एम श्योर देखा है ना, हम सब फैन हो गए। अभी मुझे याद है उसका नाम अभिजीत सावंत और बैनर्जी, रूपरेखा बैनर्जी, वो भी और काजी तौकीर। अरे वो तो जमाना, वो तो क्रेजी हो गया, सब नेक्स्ट लेवल। तो मतलब आप ये सोचिए कि वो अभी तक मिसकंसेप्शन है बच्चों में। मैंने बहुत लोग बच्चों से सुनी है बात, तो मुझे बहुत बुरा लगता है सुन के, क्योंकि उनको लगता है कि इतना आसान है, इतना आसान नहीं है। अगर आप इंडियन आइडल में जा रहे हो, उनको लग रहा है अगले दिन से आप सेलिब्रिटी बन जाओगे जी। तो मैं आपको उस चीज के लिए बता दूं कि जब अरिजीत सिंह ने कबीरा गाया था ना जी, कबीरा सुपर डुपर हिट किया ट्रैक था, तो वो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता था उस टाइम पे। ओके। करता था, नहीं करते थे, सॉरी। ओके। मतलब ही इज एन इंस्पिरेशन। अरिजीत सिंह यूज्ड टू ट्रैवल बाय लोकल ट्रेन्स, ये खुद इंटरव्यू में बोला उन्होंने। यही सवाल किसी ने उनको तो अभी भी कोई ईगो नहीं, मतलब वो नहीं है कि भाई, यही सवाल किसी ने उनसे पूछा था कि आपका क्या लाइफ चल रहा है, तो उन्होंने सीधा ये बोला कि कबीरा तक तो मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, जबकि कबीरा सुपर डुपर हिट ट्रैक था। सो लाइफ इज नॉट दैट इजी जो इतना लोगों को लग रहा है कि इंडिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जिस मार्केट में सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं, तो वी आर अ डायरेक्ट कंपटीशन टू इंडियन आइडल टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 फाइनलिस्ट जो निकलते हैं। मतलब जिस मार्केट जिस जो टिकट साइज, शो साइज पे
हम काम कर रहे हैं अभी, जी। आकाश चौहान लाइव काम कर रहा है जी एज अ ब्रांड। हम डायरेक्ट कम्पीट कर रहे हैं उन कंपनीज के साथ जो इन आर्टिस्ट को मैनेज करती हैं। वी आर अ Okay. फेस ऑफ कंपटीशन है दोनों का। एंड लोगों को और इस प्रोसेस में कितने बच्चे और कितने टैलेंटेड बच्चे बर्बाद हो जाते हैं उसका कोई हिसाब भी नहीं है। मतलब हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले, बट वो आज की डेट में शायद वो घर बैठे होंगे, शायद जी। वो कभी नेशनल के स्टेज पे दिख रहे होंगे, बट आज उनके पास कुछ नहीं है कुछ नहीं। बोलने के लिए, कुछ करने के लिए। क्यों? जी। क्योंकि समझना पड़ेगा कि ये भी इंडस्ट्री है, इसके भी बिजनेस डायनेमिक्स हैं। जी जैसे हर बिजनेस का एक बेस होता है, बेसिक जी। होता है ना। जी कुछ भी प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री से वो मार्केट में जाता है, तो ऐसे ही नहीं चला जाता, बीच में चेन होती है ना, जी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। डायरेक्ट फैक्ट्री से माल कभी भी दुकानों पे Retailer तो के नहीं पास आता नहीं है। जाता, चेन जी। चेन चेन है, Chain उसका होती है। रीजन है कुछ, जी है ना। तो ऐसे ही हर इंडस्ट्री में वो रूल्स लगते हैं, बट समहाउ वो बचपन के एस्पिरेशन होते हैं, हमारे अंदर भी था कि ऐसा लगता था कि ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज तब करी थी जब मैंने मूवी में गाना गा दिया था। तब मुझे पता चला कि भाई सही में इसकी कोई वैल्यू क्या है। एकदम से हाँ कोई सेलिब्रिटी नहीं बन गए आप, मतलब आपने मूवी में गाना गा दिया। आपको बहुत कुछ करना है बहुत आगे। कुछ करना बाकी है। और इंडस्ट्री में काम करना और पैसा कमाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल बहुत अलग चीजें हैं। लोगों को लगता है कि बस जा रहे हैं, कुछ गाना वाना गा दिया तो पैसा मिल गया। घर में मतलब जगह नहीं बचे मिलेगी पैसे रखने के लिए, मतलब वो चीज नहीं इतना है। पैसा कमा लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं। पैसा, और ये भी बता दूं मैं, जिससे इस चीज स्टार्ट हुई थी, कि जो भी एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ भी मूवी में गाना गा रहे हो तो आप उससे अमीर बन जाओगे, तो प्लीज इसको ठीक कर लो। ऐसा कुछ नहीं होने ऐसा वाला, कुछ नहीं होना। कभी नहीं होने वाला। आपको पैसा कमाओगे आप शोज करके, सोच करके। जी इंडस्ट्री वही है, घूम फिर के सबको वही आना है। वही आना है। मतलब ठीक है, सबके ब्रांड वैल्यू अलग है। आज हम जिन वेडिंग्स में, प्री वेडिंग्स में हमारे बड़े शोज होते हैं, उसके अगले दिन कहीं बादशाह आ रहा होता है, या हमारे बाद बादशाह चढ़ रहा होता है, या फिर पता चल रहा है अगले दिन विशाल शेखर की परफॉर्मेंस है, सलीम सुलेमान की परफॉर्मेंस है। जी बट वो बड़े ब्रांड्स है, दे आर बीइंग बुक्ड फॉर Advance. सम अदर काइंड ऑफ विद सम अदर काइंड ऑफ अप्रोच एंड ऑल। बट मतलब कहीं ना कहीं उन्हीं लेवल के शोज पे हमारे भी शोज हो रहे हैं। ओके। उन्होंने तो बहुत पूरा अपनी जिंदगी दे दिया, एंड दे आर जी। एट दैट लेवल नाउ, जी। है ना। तो अल्टीमेटली जो आर्टिस्ट पैसा कमाता है, सिंगर स्पेशली, तो वो शो से ही पैसा कमाता है। तो ये मैं इसलिए ये चीज एस्पायरिंग म्यूजिशियन को बताना चाहता हूँ कि घूम फिर के आपको शो बिजनेस में ही आना होगा एज अ सिंगर, तभी आप पैसा कमा सकते हो। दूसरा ऑप्शन फिर प्रोडक्शन है, आप म्यूजिक प्रोड्यूसर बन जाओ, गाने बनाओ, खुद से म्यूजिक बनाओ। वो यही दो अप्रोच हैं। इन दोनों अप्रोच के अलावा आपके घर में पैसा नहीं आएगा। जी सही ये है। बहुत क्लियर है। हाँ और अगर इसके अलावा कोई तीसरा सोर्स नहीं है पैसा कमाने का, मतलब यहाँ तक कि लोगों को ये एक और बड़ी गलतफहमी है कि जी। इंस्टाग्राम पे बैठ के, अपने सोफे पे बैठ के गिटार लेके गाने बनाओगे, डेली रील पोस्ट, आप 150-200 दिन कंटेंट पोस्ट करोगे ना अगर इंस्टाग्राम में, तो एल्गोरिथम आपको वैसे ही स्टार बना देगा। जी कोई ना कोई वीडियो आपकी फटेगी, है ना। पक्का 200 दिन कंटिन्यूस कंटेंट डालते हो इंस्टाग्राम पे, वो तो होने गिटार लेके बजा रहे हो, हाँ पर उससे आपकी रीच तो बढ़ जाएगी। हाँ। आप 5 लाख 10 ब्रांड लाख वैल्यू नहीं हाँ मिलेगी। फॉलोअर्स पे पहुंच गए, 1 मिलियन भी पहुंच गए, जी बट आप उस प्रीमियम सेगमेंट पे आपको शोज के लिए कौन बुलाएगा? कोई नहीं बुला। कल को आप हो ना, आपके डॉटर की शादी होगी, समझ, जी है ना। आप बड़ा वेडिंग प्लान कर रहे हो, बड़ी वेडिंग है ना, जी करोड़ का उसका बजट है, तो आप ये वीडियो देख के किसी आर्टिस्ट को बुक करोगे वो सोफे बैठ के गिटार बजा के गा रहा है, नहीं या फिर आप उस आर्टिस्ट को बुक करोगे जिसके सारे वीडियोस प्रोफाइल में दिख रहा है कि हाँ ये बैंड ही बड़े शोज करता है। जी ऑब्वियसली। अब उसमें क्या होता है, उस प्रोसेस में जिसकी ब्रांड वैल्यू होगी उसको ही एग्जैक्टली, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ अच्छे म्यूजिशियंस भी क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल को ऐसा बना लेते हैं, इतना ज्यादा वो मतलब यूज्ड हो जाते हैं उस चीज के कि भाई हाँ गिटार बजा रहे हैं, बस बैठ के प्रोफाइल पे काम नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इससे रीच मिल रही है। जी बट आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपका जो ऑडियंस है वो आपको पैसा कमा के दे सकती है, या तो आप यूट्यूबर बन जाओ फुल टाइम, या कुछ और मत करो, यूट्यूबर बनो, कंटेंट स्ट्रेटेजाइज करो,
यूट्यूबर बन जाओ, YouTuber। वहां से स्ट्रीमिंग से पैसा कमाओ। ओके। इंस्टाग्राम तो ऐसे इतनी आसानी से पैसा देता नहीं किसी को, है ना? नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे जो आपको फॉलोअर्स मिल रहे हैं नीचे वो कमेंट कर देंगे, वो चले कमेंट करके चले जाएंगे, जी। बट वो आपको पैसा कमा के नहीं दे सकते। तो उस Right। चक्कर में भी क्या होता है कि आप आर्टिस्ट अननोइंगली क्या करता है, उस जस्ट फेम पाने के लिए कि हाँ मेरे पास बहुत फॉलोअर हो जाए, बहुत फॉलो, वो अपना वो कुछ काम के नहीं है। एसेंसी खो जाता है, मतलब उसका जी। वो सोफे पे बैठे गिटार बजा रहा है, उसको कभी शोज नहीं मिलेंगे वहां से। हाँ, नहीं मिलेंगे बिल्कुल। और मैंने मतलब मैं नाम नहीं ले सकता, मैं बहुत टेक्निकली बात कर रहा हूँ, मैंने खुद बात करी हुई आर्टिस्ट से ओके। जिनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ओके। 1 मिलियन, काम कुछ नहीं है। शोज नहीं है उनके पास। हाँ, वही सोच नहीं है। कहाँ से आएंगे शोज? जी। मतलब शोज के लिए एक प्रोफाइल तो चाहिए ना, कॉन्फिडेंस चाहिए। बड़े स्टेज पे बड़े स्टेज आपको पे कोई और- ऐसे नहीं चढ़ा देता जी, समझ जब गया। तक 200% गारंटी ना हो कि बिल्कुल। हमारा शो 100% हिट जाना है, बिल्कुल। तभी एक ब्रांड को बुक किया जाता है किसी भी शो पे, बिल्कुल। है ना? कोई आज हम 2-5 करोड़ हाँ। लगा रहे हैं तो तो musician भी, इसलिए singer वो भी, ब्रांड brand को भी बुक करेंगे, उन्हें पता है कि एरर के चांसेस बहुत कम है। या जीरो है, कि मतलब और- शो अच्छा ही जाना है। उनको पता है जो पैसा डालेंगे वो वसूल है। Exactly। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो वो बिजनेस डायनामिक्स एस्पायरिंग म्यूजिशियंस को समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। तो मतलब टाइम अगेन मैं इसलिए बार बार ये चीजें बता रहा हूँ कि मतलब ये बिजनेस एथिक्स अगर आप शुरू से सीख लोगे जी। तभी आप पैसा कमा सकते हो, वरना स्टाइल मार सकते हो, हाँ। और फॉलोअर्स बढ़ा सकते फॉलोअर्स हो बढ़ा सकते हो, और एक अच्छी रीच मिलेगी, बस। और रीच कुछ मिल जाएगी, पैसा कहीं तक नहीं होगा, जी। पैसा नहीं आएगा ऐसे। पैसा नहीं तो है। आपको पैसे के लिए आपको ब्रांड पे काम करना होगा। बिल्कुल। और मैं तो अपनी केस स्टडी से बोल सकता हूँ, ठीक है? जी। आज मतलब भले ही मैं इंस्टाग्रामर नहीं हूँ, है ना, मैं इंस्टाग्राम पे मेरा फोकस ही नहीं है कि मेरे बहुत फॉलोअर हो जो भी हूँ, जी। पर मेरे जो फॉलोअर हैं, जो मेरे शोज बुक होते हैं, मैं जो कंपटीशन देता हूँ वो कहीं ना कहीं 5 लाख 6 लाख जो फॉलोअर्स Okay। लेके बैठे हुए हैं, उनके शोज हम काट देते हैं। मतलब हम अच्छा। हमें प्रेफर करता है क्लाइंट, बिल्कुल। कि जबकि उन आर्टिस्ट के पास बैकअप है, उनके पास पूरी एजेंसी उनको मैनेज कर रही है, एंड कुछ ना कुछ उनका है, इंडियन आइडल फेम, Okay। टॉप 10, सारेगामापा फेम, टॉप 10, टॉप जी। 20, बट हम ले जाते हैं शोज निकाल के भाई। मतलब मैं बहुत नॉर्मली बोल रहा हूँ, आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दिस, जी। बस टेलिंग यू द बिजनेस जी। एस्पेक्ट ऑफ इट, कि मतलब इट्स अबाउट जो सेंसिबल क्लाइंट होगा, जो सेंसिबल बंदा होगा, वो अच्छा म्यूजिक पहचान जाएगा, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता कि जी। हमारे भी पास कुछ एक ऐसे डीएम आ जाते हैं कि भाई आप पैसे इतने मांग रहे हो, आपके फॉलोअर्स उस हिसाब से कम है। तो अब हमारी टीम क्या रिप्लाई करती है कि फॉलोअर्स तो हम एक हफ्ते में पेड खरीद के बैठ जाएंगे, जी। है ना? जी। एंड इफ यू रियली वांट टू, even if this sounds rude to the client, we don't matter, it doesn't matter to us। हम सीधे रिप्लाई करते हैं कि अगर आपको फॉलोअर वाला बैंड चाहिए तो why are you approaching us? Don't even put your inquiry for us। हमें नहीं चाहिए इंक्वायरी आपकी, हाँ, सही एंड है। वी डोंट वांट टू सर्व सच क्लाइंट्स, राइट? जो फॉलोअर देख के आर्टिस्ट बुक कर रहा है, जी। क्योंकि ठीक है, फिर फॉलोअर वाले तुम बुक करो, हाँ, फिर जिस दिन सही है। इवेंट होगा उस दिन पता उस दिन चलेगा। ऐसे बैठ के तुम रिग्रेट ही कर रहे होगे, बस तुम बोल भी नहीं सकते, वो ऐसा रिग्रेट होगा कि हाँ। कि तुम किसी को सही कुछ नहीं है। बोल सकते। सही। इट्स लाइक दैट। तो आकाश जी, आपके बड़े शोज की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? अच्छा, तो मेरा जो ट्रांजिशन हुआ ना करियर का, जी। वो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसको, अभी कुछ 1-2 साल पहले की बात है। जी। तो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ करियर का, जब मुझे लगा कि हाँ अब एक्चुअली वी हैव अचीव समथिंग, हम बड़े एज अ ब्रांड मार्केट में प्रोजेक्ट कर चुके हैं खुद को। ओके। तो दैट वाज अ शो व्हिच आई परफॉर्म्ड इन उदयपुर रेडिसन। ओके। इट वाज अ बिग फैट डेस्टिनेशन वेडिंग। तो जो ब्राइड के जो डैड थे, जी। उनसे मेरी बात हुई जब हम शो लॉक कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आकाश, वी वांटेड टू बुक अ बॉलीवुड बिग सेलिब्रिटी, मतलब जी। इट वाज अ वेरी बिग वेडिंग। कह रहे कि देन ही सेड कि बट समहाउ आवर डॉटर हैज हर्ड यू समवेयर। उन्होंने, उनकी डॉटर ने हमें कहीं पे सुना होगा। हाँ, उन्होंने शी हर्ड अस इन थाईलैंड। ओह, मतलब इंटरनेशनल भी शो करते हो आप? हाँ, हम लोग थाईलैंड, अच्छा, और मलेशिया, कहाँ हमारे पे बहुत, किया है आपने? थाईलैंड मलेशिया हमारी बहुत
फ्रीक्वेंट बेल्ट है, बहुत शोज Okay. होते हैं हमारे। तो उनकी जी। डॉटर ने मेरा थाईलैंड में शो सुना था, जी तो शी वाज देयर इन द वेडिंग वहाँ पे, तो शी हर्ड अस लाइव ओवर देयर, उनको जी। काफी पसंद आया। तो देन ही सेड कि somehow आकाश, हम वी वांटेड टू गो फॉर अ बिग सेलिब्रिटी, मतलब बजट उनका बड़ा था उस बड़ा था। देन कहते कि बट somehow our daughter is stuck कि भाई मेरे को आकाश चौहान ही चाहिए मेन स्लॉट पे अपनी वेडिंग पे, जी लाइक सेलिब्रिटी नहीं चाहिए। तो मतलब इन अ वे इट वाज वेरी मोटिवेटिंग, Yeah. है ना, कि मतलब कि बहुत मेरे लिए ही- बहुत एक एक मोटिवेटिंग proud थी वो moment चीज़ था कि कि नहीं? हाँ, प्राउड मोमेंट था कि मतलब सेलिब्रिटी को छोड़ के आप कि एक कुछ बड़े चूज कर सेलिब्रिटी रहे हो, को बहुत करने बड़ी का, बात। हाँ, क्या बड़ा बजट आप लेके बैठे हुए हैं, और मतलब स्टिल आप उसको आप कंसिडर कर रहे हो जस्ट फॉर द आर्ट। जी तो दैट वाज द ट्रांजिशन फेज, जब मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेहनत करी है वो कुछ रंग दिखा रही है, जी और somehow people are able to notice that कि भी हाँ हाँ, कुछ एक- हम we are selling the real talent here, not जी doing any show off or something like that। तो वो था, एंड फिर देन उसके बाद से फिर एक्चुअली हमें अपनी वर्थ पता चल गई थी फिर कि हम क्या वर्थ क्या है? फिर हमने जब बड़े शोज करे, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई बड़े शोज की। तो जैसे जैसे जो इवेंट प्लानर्स होते थे, जी जो वेडिंग प्लानर्स होते हैं, जी तो जब उन्हें उनसे डिस्कशन होता था, तो वो हमें बोलते थे उल्टा, कहते कि यू आर वर्थ मच मोर देन दिस इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, जी कि जो आपकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली द बिग वेडिंग प्लानर्स दे आर सीइंग डिफरेंट आर्टिस्ट एवरी डे जी ना, बिग बजट आर्टिस्ट एवरी डे। तो उनके दिमाग में ना वो कंपैरिजन करने की पावर होती है, क्योंकि जी। वो डेली सेलिब्रिटीज के शोज करा रहे हैं, हाँ, उनको आइडिया लग जाता है तो कि उनको आइडिया आकाश किस तो लेवल हाँ, तो का उन्हें है। वो कंपैरिजन वो कर पा रहे थे कि हाँ भाई आकाश, आप जो शो दे रहे हो, आउटपुट दे रहे हो, इट इज ऑलमोस्ट लाइक आसपास ही चल रहे हो आप उनके, है ना। जी तो कहते कि यू आर वर्थ मोर। तो फिर हमें अपनी वैल्यू खुद रियलाइज हुई कि यू नो वी लाइक स्टार्टेड even charging more, not exactly more, we doubled our price like in one season, and then we doubled our price again the other season. तो and somehow the market accepted it, तो फिर वो अच्छा डिसीजन था कि मतलब हाँ, सही रिस्की है। भी था, रिस्की भी था और 2 साल में 3 बार अपना प्राइस डबल करना इज नॉट इजी इजी, जी तो रिस्की था, बट somehow market accepted, and we are happy, we are glad that we took that decision, and so this is all God's grace, मतलब जी बिल्कुल। या तो आकाश जी, आपने इतने सारे शोज किए, तो जैसे अपने स्टेज पे जाते हो तो कोई फियर सा नहीं लगता? उसके 5 जैसे अपने माइक पकड़ा है, उसके 5-6 सेकंड पहले या 10-15 सेकंड पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? तो स्टेज पे 5 मिनट पहले ऑफ कोर्स नर्वसनेस होती है, जी वो हर आर्टिस्ट को होती है, और वो होनी जरूरी है एक्चुअली। अभी भी हाँ, मतलब हर आर्टिस्ट को वो चाहे इस लेवल के पे पहुंचने के बाद हाँ, मतलब वो हर आर्टिस्ट को होती है, वो नर्वसनेस वैसी वाली नहीं होती है, मतलब जी। स्टेज फियर नहीं रहता वाली है। नहीं होती है वो, ओके क्योंकि जो एक पैशनेट आर्टिस्ट होगा ना, वो स्टेज उसके लिए उसकी जिंदगी के जो सबसे कीमती पल होते हैं ना, जो कि शायद मुझे लगता है कि जब इंसान शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है ना, मतलब ऐसा सुना है मैंने कि जब वो जी। लास्ट में जब आप जाने वाले होते हो दूसरी दुनिया में, तो जी आपके आंखों में दिमाग में फ्लैशेस चलते हैं, कच 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 कच। अच्छा तो स्टेज एक जो पैशनेट आर्टिस्ट होगा ना स्टेज के लिए, जी स्टेज उसके लिए उसकी लाइफ का फन टाइम है, मतलब। ओके और उस स्टेज पे चढ़ने के लिए जो आपने मेहनत करी होती है ना जी इतने सालों से, वो सब आपके दिमाग में फ्लैशबैक चलने लग जाता है उसी टाइम पे। मतलब मेरा जनरली क्या है, मैं जब बैक स्टेज होता हूँ तो मेरा जो स्टेज मैनेजर है वो मेरा माइक वगैरह लेके आ जाते हैं बैक स्टेज में, है ना, इन-ईयर्स वगैरह लगते हैं, इन-ईयर्स मॉनिटर्स वगैरह जो होते हैं तो उस प्रोसेस में मतलब वही सब याद आ रहा होता है कि भाई एक रिस्पेक्ट और ये वाला जज्बा कि भाई आज शो तो क्रेजी करना है, मतलब क्रेजी करना है। तो बिल्कुल, आग जो लगानी। सीढ़ियाँ होती है ना, 4 बैक स्टेज से 4 सीढ़ियाँ चढ़ के स्टेज पे जैसे साइड से एंट्री होती है, जी तो उस 4 सीढ़ियों चढ़ने तक वो इतने थॉट दिमाग में चल जाते हैं ना कि स्टेज के जब मैं नीचे खड़ा हूँ और मैं ऊपर खड़ा हूँ, तो वो पर्सनालिटी में सीधा 180 डिग्री का फर्क होता है। उस बिल्कुल टाइम मैं नीचे में एकदम ऐसा रहूंगा नॉर्मल सा, जी when I'm once I'm on stage, एनर्जी भी आ जाती होगी। पूरा वो रॉकस्टार एलिमेंट जी एकदम से आ जाता है अंदर, बिल्कुल वो एकदम एटीट्यूड चेंज हो जाता है,
और मुझे अक्सर लोग बोलते हैं, जैसे जब ऑफ स्टेज हम मुझसे मिलते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, कहते हैं कि हमें तो आपका तो ऐसा लगता है कि स्टेज पे आप बहुत दैट रॉक स्टार एटीट्यूड एंड ऑल, एंड यू आर सो स्वीट ऑफ स्टेज। जी हम डिफरेंट पर्सनालिटी ऑल टुगेदर। स्टेज पे चढ़ते ही वो ट्रांजिशन अपने आप हो जाता है, जी और वो नर्वसनेस टेक्निकली नर्वसनेस नहीं होती, जो शायद स्टेज आर्टिस्ट हैं वो समझ पाएंगे इस चीज़ को। जी वो एक बहुत अच्छा फीलिंग होती है कि भाई हाँ, यू आर गेटिंग अ वेरी गुड स्टेज टू परफॉर्म एंड यू शुड बी ग्लैड इनफ। आपको मतलब शुक्र मनाना चाहिए कि भगवान का कि भाई हाँ, यू गेटिंग अ स्टेज। तो आज जिसको बेस्ट, जो आपका जितना दम है लगा दो, आग कि लगा मतलब दो। सामने वाले बंदों को यकीन ना हो कि ये यहाँ ये इंसान तक है कर कि सकता क्या है। है, जी इतनी एनर्जी कहाँ से लेकर आ रहा है। बिल्कुल। तो एनर्जी फ्लो तो तभी बनेगा आपका, जी अगर आप बस काम की तरह चढ़ रहे हो स्टेज पे कि भाई काम है, हाँ। शो करना है, एक तो वो घंटा नर्वस, निकालना है। हाँ वो नर्वसनेस तो फिर आएगी भी नहीं। जी वो नर्वसनेस इसलिए होती है क्योंकि आपके अंदर इतना वो एड्रेनल रश हो जाता है, आपके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है कि भाई एंटर करना है स्टेज पे बैंग के साथ। तो वो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग आई वुड से। मतलब वो नर्वसनेस, अगर उसको नर्वसनेस बोलते हैं ना, मतलब हाँ मुझे होती है, वो तो होनी चाहिए, वो सबको होनी चाहिए वो, जी तभी आप वो जज्बे से एंटर करोगे स्टेज पे। जी। और अगले 5 साल अगले 5 साल का आपका क्या प्लानिंग है? 5 साल, अगले 5 साल में हम मूवीज के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, मतलब मुझे लगता है अच्छा, कि बिल्कुल। मेरे में भी गानों के बारे में, कि जो मूवीज में आएंगे या फिर जो भी है, मैं प्रोजेक्ट्स अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर हाँ इतना पक्का है कि 5 साल में मूवी में आओगे? हाँ, मतलब आप Bollywood मेरे से movie। मूवीज के क्वेश्चन पूछ रहे होगे कि आकाश आपने इस मूवी में ये गाना गाया, तो इसका क्या क्या जर्नी थी। और ये भी, इसके भी हाई चांसेस हैं कि शायद मेरे खुद के ही गाने हो सकते हैं, वो बिल्कुल खुद के बिल्कुल। लिखे हुए, खुद के ही बनाए हुए, क्या बात है। कंपोज्ड ऑल्सो। अच्छा। तो अगले 5 साल तो वही है। और आकाश ऑन लाइव, मतलब इंटरनेशनल ब्रांड तो ऑलरेडी बन चुका है, लाइक हम जी। बाहर भी कर रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड मतलब रीच बड़ी हो। बिल्कुल। एंड मतलब देयर इज अनदर थिंग एसोसिएटेड विद दिस। तो मतलब ये मेरी पर्सनल चीज़ है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो जब भगवान आर्टिस्ट को किसी को के अंदर आर्ट जैसे देते हैं ना, जी तो वो हर किसी में नहीं दी है वो चीज़, जी है ना। मतलब हर कोई गाना नहीं गा सकता, जी है ना, और हर कोई गा सकता है, तो उस फीलिंग से नहीं गा सकता कि आप लोग ऐसे एकदम से सॉन्ग connect को हो जाए। फील करना। हाँ, जी तो जो अगर भगवान ने वो चीज़ आपको बख्शी है, जी तो एज एन आर्टिस्ट आप उसके, जो भी आप उससे पैसा कमा रहे हो, या जो भी आपको वेल्थ मिल रही है ना उससे, जी। आप उस 100% उसके हकदार नहीं हो। हकदार इन द सेंस, अच्छा। आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को सोसाइटी की तरफ मोड़ना पड़ेगा। ओके। जरूरी है वो चीज़, और जो नहीं बिल्कुल। मोड़ेगा वो खुद की जिंदगी से परेशान हो जाएगा, बिल्कुल। है ना। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ मैं ना कुछ पर्सनली, मैं किसी ना किसी चीज में उसको हेल्प के हाँ, अकॉर्डिंग। सोसाइटी में जब तक आप कुछ डिफरेंस नहीं ला रहे, मैं पर्सनली अपना बताता हूँ, मैं मतलब एनिमल लवर हूँ, बहुत खतरनाक वाला। ओके। तो मुझसे मुझे तो घर पे खुद इतनी डांट पड़ती है कि भाई तेरा दिमाग इसी चीज़ पे चलता रहता है बस, कि डेली आई फीड स्ट्रीट डॉग्स अराउंड, ओके। है ना। अच्छी And बात। मेरा खुद का फ्यूचर प्लान ये है कि आई वांट टू ओपन एन एनजीओ, ओके। बिजनेस काइंड ऑफ एन एनजीओ, जिसमें जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो उसका वापस कुछ वहीं, परसेंट। नहीं परसेंट नहीं, वो उसी में ही लगेगा। ओके। आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम दैट। तो लाइक जैसे आई फीड स्ट्रे काउज आल्सो, जैसे हम लोग हमारे में जी बोलते हैं कि भाई हिंदूज कंसिडर Hindus। काउ एज माता, राइट, जी माँ। तो पर उसकी सेवा तो कोई करता नहीं है। जी। मैं रोड पे देखा, वो भूखी खड़ी रहती है। बिल्कुल। तो मैं जितना कर सकता हूँ, मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मैं भी नहीं कर सकता अभी, तो जितना मेरे से पॉसिबल होता है आई फीड देम। मेरी गाड़ी में हमेशा आपको डॉग फूड, या डॉग फूड तो मैंने बंद कर दिया क्योंकि उसके लिए फिर चिकन मरेगा उसके लिए तो सच साथ मैं उनको जैसे कुछ और सोर्सेज जो है मैं जो फीड कर सकता हूँ, जी वो चीज़ मैं करता हूँ। तो आगे का प्लान ये है कि जब और बड़े लेवल पे चले जाएंगे तो मे बी आई वुड लव टू ओपन एन एनजीओ, वेरी गुड। जो कि पूरा इस पे काम करे, जी ताकि क्योंकि
somehow अगर भगवान ने हमें चूज करा है तो वी आर अमंग्स द चोजन वंस, राइट? राइट सबको नहीं चुनता है भगवान उस चीज जी। के लिए, है ना? तो अगर आप में चुना गया है तो मतलब साथ में कुछ अगर भगवान चुनते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, देते हैं बिल्कुल, बट वो सेंस आप कर पाते हो नहीं कर पाते वो आपके आपके अंदर ऊपर है। जी। मैं तो कर पाता हूँ कि अगर मेरे को दिया गया है वो चीज़ कि आज तुम एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, है ना, लैविश लाइफस्टाइल यू हैव, टेक्निकली आप क्या कर रहे हो? आप स्टेज पे 1.5 घंटा परफॉर्म कर रहे हो जाके, जी एंड यू गेटिंग एवरीथिंग compared to some other work, maybe let it be business, let it be corporate, है ना, कुछ भी compared to that daily effort, आप इतने एफर्ट से आप बहुत ज्यादा आउटपुट इनपुट गेन कर पा रहे हो, जी तो कहीं ना कहीं वो आपको पावर दी गई है ऊपर से, बिल्कुल, उस पावर को वो इसलिए सही दी है वे कि में यूज करना उसको थोड़ा बहुत कुछ लगाओ भाई, तुमने सही। मैंने चूज करा है कि तुम एक अच्छे मतलब एक ऐसा तुम्हें टैलेंट दिया गया है, तो उस टैलेंट को अगर यूज करके आप पैसे कमा पा रहे हो, अगर तो आप उसको किसी का- डाइवर्ट नहीं कर पा रहे इधर उधर, तो मुझे लगता है फिर शायद आपको चूज नहीं करना चाहिए था भगवान को यार। बिल्कुल मतलब नहीं, ये मेरा बहुत मानना बहुत ही है, अच्छी बात है। मैं गलत भी हो सकता हूँ उसमें, नहीं नहीं, आप बिल्कुल राइट हो, मैं भी एग्री आपकी हाउ बात इट इज। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। और सही में ये हिंदू धर्म की बात करें ना तो पूरी पूरी मतलब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हिंदू धर्म ही ऐसा है जो मतलब गायों के लिए, फिश के लिए, कुत्तों के लिए मना और हर एक प्राणी के लिए वो सोचता है, मतलब गायों को चारा डालना, मछलियों को दाना डालना, सिर्फ ये हिंदू धर्म ही ऐसा है जो हर एक के लिए सोचेगा, बाकी कोई धर्म ऐसा नहीं। बाकी धर्म वाइज में एनिमल मतलब बांटे रहते हैं कि भाई हमारा धर्म ये है, हम बकरों को ही खिलाएंगे, तो नहीं, मेरा क्या है ना कि मतलब हम जानवरों पक्षियों के के पास लिए ऑप्शन नहीं है ना। हाँ वही, आपने तो उनकी वो जगह बोल कब्जा भी नहीं ली, सकते ना। आपने जगह कब्जा ली, आपने रोड बना दिया, आपने जंगल काट दिए, वो कहाँ जाएंगे? तो समहाउ उनको सर्व करना आपके आपकी बहुत ड्यूटी है, जी मतलब ड्यूटी आपको करना चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कितना भी कर सकते हो, चाहे आप बस एक रोटी भी खिला दो एक गाँव, आप इतना ही अफोर्ड कर सकते हो, इतना खिला दो, उसको जरूर। मारो मत, हाँ वो उसको तो अपने है हाल पे छोड़ दो, इतना ही आसान कर दो, परेशान मत करो उनको। जी। तो और it's ये like हिंदू धर्म ही ऐसा है जो कबूतरों को भी चारा, पक्षियों का भी सोचता है, Exactly. प्राणियों का भी सोचता है, मछलियों का भी सोचता है। बहुत अच्छी बात। तो सबको सोचना चाहिए, मुझे तो बिल्कुल, मेरा तो ये बिल्कुल। मानना है। हाँ, तो आकाश जी, ये जो रॉकस्टार वाला आकाश है जो बड़े बड़े शोज करता है, और जो रियल आकाश है जो घर में, उसमें और ये रॉकस्टार में क्या फर्क है? कंप्लीटली ऑपोजिट। ऐसा घर का आकाश बिल्कुल। पूरा ऑपोजिट है। जैसे कि लाइक जनरली वो परसेप्शन होता है ना कि मतलब जनरली जो मेरी एनर्जी रहती है स्टेज पे, जी। पीपल हु हैव सीन अस परफॉर्मिंग लाइव दे मस्ट नो दिस, कि जो मेरी स्टेज पे एनर्जी रहती है ना, उससे वो प्रोजेक्ट होता है कि भाई ये तो पूरा पार्टी एनिमल होगा, हाँ यहाँ से उतरते ही जाएगा, शराब वराब पिएगा, हाँ। पार्टी करेगा। बट आई डोंट ड्रिंक एट ऑल, फर्स्टली मैं बिल्कुल शराब नहीं पीता, नो स्मोकिंग, क्या बात है। जिंदगी में कभी नहीं, मतलब वो चीज़ है। स्मोकिंग तो मतलब कभी ऐसे टच भी नहीं करी होगी। क्या बात है, आप तो मतलब तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। मतलब तो घर का जो आकाश है वो बस अपना म्यूजिक में कुछ सुन लो, कुछ बना लो। आई लव वॉचिंग टीवी एंड watching inspirational, you know, these real life based, ये Netflix पे जो जितनी मूवीज हैं वो तो वही सब देखता हूँ। और ऑन स्टेज यस, वो एनर्जी पूरी अलग होती है मेरी जी। वो ट्रांजिशन हो जाता है, आई डोंट नो कैसा होता है, आज तक मुझे नहीं पता। तो जनरली जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ ना, तो मतलब मैं ऐसे करके ऐसे स्टेज ज़रूर टच करता हूँ ऐसे, तो वो ऐसे करके, तो वो कहने को वो कुछ सेकंड्स का मोमेंट चीज़ रहता है, होती है, पर वो but बहुत उसमें ही मायने रखती है, उसमें बहुत कुछ आ जाता है, थॉट्स चल जाती हैं, और एकदम से लिटरली Energy आ जाती स्टेप स्टेज पे ऐसा आता है एंड यू आर अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, डिफरेंट पर्सन मतलब। एंड सो मच सो दैट कि आप मुझे ऑफ स्टेज देखोगे, घर पे देखोगे, आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन, बिल्कुल शांति में रहने वाला इंसान हूँ। इमेजिन ही नहीं कर पाओगे भाई ये हाँ, ये आकाश था आकाश या है। फिर कोई और होगा। एग्जैक्टली मतलब जैसे हमारे कभी पब्लिक शोज भी होते थे, तो हम जैसे पोस्ट द शो हम बैठे हुए हैं आराम से, यू नो, चेंजिंग रूम में बैठे हुए हैं, वहाँ पे हमारे पूरे टीम की चल रही है, मौज चल रही है पूरे, यू नो, दारू बह रही है पूरी और ये सब चल रहा है, और मैं यहाँ बैठ के कोल्ड कॉफी पी रहा हूँ। तो ऑर्गेनाइजिंग टीम आती है, कहती है आकाश ये क्या पी रहे हो आप? हाँ ये सब कुछ पड़ा हुआ है, तो मैं उनको बताता हूँ भाई मैं नहीं पीता, भाई मेरे को नहीं पसंद है। तो मतलब
घर के आकाश में तो बहुत फर्क है। बहुत फर्क। और समहाउ मुझे लगता है कि वो ज़रूरी भी है मेरे लिए, क्योंकि वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प करती है म्यूज़िक के करीब रहने के लिए। मतलब मैं अभी कमर्शियल शोज़ कर रहा हूँ, कमर्शियल मतलब प्राइवेट शोज़ वेयर यू गेट मनी, गुड मनी, बिग मनी, राइट, वो मैं कर रहा हूँ। पर समहाउ जो आपको बड़ी चीज़ें करनी है, आपको बड़े गाने बनाने हैं, नो, जो आपके जाने के बाद भी लोग सुने और बिल्कुल आपका नाम लिखा हो उसके नीचे कि कंपोज बाय आकाश चौहान, रिटन बाय आकाश चौहान, जी। तो उस चीज़ से मैं कभी दूर नहीं होना चाहता। कमर्शियली मैं कितना भी फेमस हो जाऊँ और बड़ा हो जाऊँगा, वो बनूंगा, मुझे पता है, श्योर। और बड़ा बैंड बनेगा, बट समहाउ मेरा, मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता कि जो मेरा संगीत से जो लगाव है ना, कि मतलब मेरे को अच्छे गाने बनाने हैं। तो समहाउ अगर वो घर वाला आकाश चला गया ना मेरे अंदर से, कि मैं हर टाइम वो दूसरे वाइब में रह गया, तो घर वाला जो आकाश, जो दूसरा आकाश है, वो मेरे अंदर चला गया, तो मैं कहीं ना कहीं इससे दूर हो जाऊंगा कि मैं अच्छा म्यूजिक बना पाऊँ और यू नो एक उस चीज़ में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकूँ, दूसरी चीज़ में, कि एज अ कंपोजर, एज अ सिंगर, प्लेबैक सिंगर, मूवीज, बॉलीवुड। तो वो जर्नी बहुत बड़ी अभी लाइंड अप है मेरे आगे। तो बिल्कुल वो तो हाँ, तो वो वाला आकाश बहुत जरूरी है घर वाला मेरे लिए। बिल्कुल, वो तो चाहिए ही चाहिए, तभी वो जाके मुझे, ये हाँ, फ्लो वो मुझे आएगा। चाहिए। स्टेज वाला आकाश मुझे पसंद है, वो भी पसंद है। जी। स्टेज वाला आकाश स्टेज पे अच्छा है, घर वाला आकाश घर पे अच्छा है। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जी। अलग अलग इंसान है दोनों। तो बस ऐसे ही चलती रहे, बस जिंदगी बढ़िया है। बिल्कुल। और आकाश जी, एक लास्ट क्वेश्चन, जो आपने बताया कि आप ड्रिंक स्मोक नहीं करते, तो आज के यूथ के लिए एक छोटा सा मैसेज, जो ये बैड हैबिट्स जो हैं उनसे दूर रहें, एक अच्छी बात सीखें, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जनरली जब मैंने लोगों से सुना है कि भाई, कि मुझे शराब पीना मेरे दोस्तों ने सिखाया था, मुझे सिगरेट पीना मेरे दोस्तों ने सिखाया था, जी। तो हमारी तो इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें ये चीज़ें हर टाइम ही आपके आसपास होंगी, करनी पड़ती है ना। कितने शोज होते हैं जहाँ पे क्लाइंट्स मेरे को बोलते हैं आप ऐसे नहीं जाओगे, हमारे साथ एक ड्रिंक पी के जाओगे, जी। है ना। तो बहाने तो हजारों हैं जी। गलत चीज़ करने के, जी। और अच्छी चीज़ करने का बस एक ही रीजन मोटिव होता है कि अच्छी चीज़ करनी है। अच्छी चीज का। तो बहाने तो आप हजार देते रहो, अल्टीमेटली आप अपने को नुकसान कर रहे हो। बिल्कुल। और दूसरा एक और चीज़ जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ, एज एन आर्टिस्ट स्पेशली, जी। एज एन आर्टिस्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एक बेस बनाना। बेस इन द एक सेंस अच्छी इमेज क्रिएट फाइनेंशियली ऑल्सो, ओके। है ना। कहीं ना कहीं जो ये ये सब वेस्टर्न चीज़ें तो इंडिया में आई है ना, पार्टी, रेव पार्टीज, व्हाटएवर, यू नो, तो ये सब बाहर से आई हैं यहाँ पे। तो एज एन आर्टिस्ट आपको फाइनेंशियल बेस बहुत ज़रूरी है, तभी आप छलांग लगाओगे ना ऊपर, बिल्कुल, है ना। तो फाइनेंशियल बेस में है कि अगर जब आप आपका इनिशियल फेज है, जनरली आर्टिस्ट के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि एकदम से जब नया नया पैसा आता है ना किसी के पास, वो पागल हो जाता है बिल्कुल, कि वाह वाह पैसा संभाला नहीं जाता, आके और संभाला नहीं जाता, वो उड़ा दिया जाता है। वो चीज़ तो हम गुजरात में बैठे हैं, वो तो गुजरात से सीखने वाली चीज़ है जी। गुजरात में मेरे अहमदाबाद में शोज होते हैं, सूरत में तो अभी कल ही करा हमने जी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ से बहुत सीखी। ऐसे ही मेरे जोधपुर वाले में बहुत शोज होते हैं, वहाँ मारवाड़ी क्लाइंट्स होते हैं हमारे, तो वो चीज़ मैंने देखी कि दे हैव अबंडेंट मनी जी, बट दे डोंट मिस यूज इट, वो उसको गलत इस्तेमाल नहीं करता। ये चीज़ मैंने गुजरात में भी देखी और सीखी। बिल्कुल, जहाँ जरूरत होगी वो ऐसा खर्च करेंगे कि पागल हो जाएंगे, और जो जड़े हैं उनकी वो आराम से जड़ों में रहते हैं, शो ऑफ नहीं करते। तो एज एन आर्टिस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो चीज़, क्योंकि तभी आप आगे स्ट्रांग हो पाओगे। अगर आप अभी अय्याशी वाले मोटे पे आ जाओगे कि हाँ अभी नया नया फेम आया है, पैसा आया है, तो ये थोड़ा शो ऑफ करना पड़ेगा, शो ऑफ करना है, शो ऑफ करो, नथिंग बैड इन दैट, पर उतना करो जितना आपके लिए बेस रहे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। वरना अगर आपने बेसिक खो दिया अपना, अब आज के टेक्निकली बात कर लें, मान लीजिए आप XYZ कुछ भी आप अमाउंट, आपका मार्केट में ब्रांड अमाउंट है इतना, कितने कि मान लो आपको आकाश चौहान लाइफ चाहिए तो इतना XYZ आपको अमाउंट देना पड़ेगा। तो इस चीज़ के पावर के लिए कि भाई इवन इफ यू आर गेटिंग अ डील ऑफ 20,000 लेसर कि वागन हो रहा है, तो आपको मना करने के लिए भी एक पावर चाहिए जी, कि नहीं जाएंगे, सही है ना, इससे नहीं 10-20 हज़ार मिल जाएंगे, दिस इज द ब्रांड वैल्यू, आपको इतना ही देना पड़ेगा अगर आपको आकाश ऑन लाइव अपने इवेंट पे बुलाना है। है। तो
उस हिम्मत के लिए भी ना एक बेस चाहिए होता है, बेस्ट चाहिए, तभी बिल्कुल आप ना कर पाते हो किसी को। बिल्कुल और ना बोलना बहुत अच्छा होता है, सही। तभी उस हिसाब से आपका मार्केट डिसाइड होता है। अगर हम सबको हाँ हाँ करते रहेंगे तो शायद जो हम सोचते हैं अपने मार्केट के, हम ऐसे मार्केट में काम करें, हम इस लेवल पे जाएं, वो शायद नहीं पहुंच पाएंगे अभी। बिल्कुल तो मुझे पर्सनली तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, हम एंटरटेन नहीं करते, बट उसके लिए बेस बनाया है मैंने शुरू से। कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प करा है कि मैं ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, मैं पार्टीज में नहीं जाता हूँ जनरली, मैं घर पे रहना प्रेफर करता हूँ, मतलब बिल्कुल। हर टाइम। तो Good. ये तीनों चीज़ें इन तीनों चीज़ों ने मेरे को बहुत हेल्प करा है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो यूथ को मैं ये बोलूँगा कि मतलब ये तीनों, एज अ सिंगर तो भाई बचो इन चीज़ों से। जी बाकी कुछ लोगों को किक मिलती है भाई, तो उसमें तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा, बट एज ए यूथ आपको उससे दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं होता कि नशे करके ही आप जोन में जा सकते हो। हाँ अगर आपने वो डिपेंडेंसी पाल ली है फिर तो गॉड नोस क्या ही होगा आपका। अभी तो ठीक है, जब टिल द टाइम यू आर यंग, बॉडी इज गुड, तो सपोर्ट करेगी आपको। फिर एकदम से फिर क्या करोगे ऐसे फेम का, हाँ वही पैसों का, जब आपके पास होश ही नहीं रहेगा, बॉडी नहीं हाँ बचेगी बॉडी नहीं उसको एंजॉय रहेगी, करने के लिए। बिल्कुल और moreover as a performer, I'm talking about the performing industry, because I'm a performing artist, जी not just an artist। जी हम परफॉर्म करते हैं, हम स्टेज पे, तो स्टेज पे you need to sing well, वो तो एक एस्पेक्ट है ही है। तो आप अच्छे हाँ, वो सिंगर तो हो रहता तो ही। बेसिक है, तभी हाँ, आप स्टेज पे चढ़ रहे फर्स्ट हो। रिक्वायरमेंट, आपको अच्छा दिखना भी पड़ेगा, बिल्कुल वो नेसेसिटी है। जी आपको अच्छा दिखोगे कब, जब आपकी हेल्दी हैबिट्स होंगी, तभी आप स्टैंड आउट करोगे। जी और एक हेल्दी इंसान से हर कोई अट्रैक्ट होता है, बिल्कुल हर कोई अट्रैक्ट होता है, बिल्कुल और एक अनहेल्दी इंसान से कोई अट्रैक्ट नहीं होता। राइट तो अगर आप स्टेज पे खड़े हो, आप यू लुक गुड, यू आर हेल्दी, आपका आधा और तो उसी चीज से बन जाता है कि भाई हाँ, हाँ इज कोई एन आर्टिस्ट, है इज अ डिसिप्लिन्ड आर्टिस्ट, गुड discipline, आर्टिस्ट। जी तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ, बिल्कुल। लुक गुड, सिंग गुड, जी वर्क ऑन योर पर्सनालिटी। अदरवाइज नोबडी वांट्स टू बुक अ सिंगर जिसकी तोंद निकली हुई है। हाँ सही है, हाँ सही है, नोबडी वांट्स टू बुक एन पर्सनालिटी आर्टिस्ट। पहले देखते हैं कि भाई क्या है, अल्टीमेटली आज हजारों लोग किसको देखेंगे, एग्जैक्टली, तो मतलब यू नीड टू हैव दैट पर्सनालिटी, मतलब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। डेफिनेटली। इट्स एज सिंपल एज दैट, दैट्स इट। तो आकाश जी, आपकी टीम में कौन कौन है और कब से है? ये आपकी पुरानी टीम है या फिर अभी अभी जुड़ी है? आप जरा अभी बताओ। कल ही मेरा सूरत में शो था, जी आप तो आ नहीं पाए कल। हाँ जी तो अवध यूटोपिया में था, हाँ तो कल ही बात हो रही थी। तो मेरा जो ड्रमर है बैंड का, क्लिंट नाम है उसका, ओके तो मुझे उसके बारे में बात हो रही थी। कहते कि आकाश चौहान लाइव इसकी सारी जवानी ले चुका है। मतलब कि उसने ही स्टार्टेड विद अस व्हेन ही वाज 16। ओ 16 ओनली, हाँ, मतलब Yeah. 16 से उसने स्टार्ट किया। ही हैज बीन विद अस सिंस आवर लाइक बिल्कुल जब स्ट्रगलिंग डेज चल रहे थे ना, कि मतलब जी। रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ भी शो करने पड़ रहे हैं। जी He has been with us. So currently, I have a team of 8 people, which minimum 8 people Minimum. travel with me. ओके जिसमें कि 6 are my band members, including me, and one is my sound engineer जो audio control करता है आगे. So on drums I have my he's the oldest member of the band. मतलब सबसे पहले से वो I won't say oldest, मतलब he has been with us since the starting. तो उसका नाम क्लिंट है, क्लिंट विलियम्स, द ड्रमर। एंड वी हैव अ बेसिस्ट मैक लुइस, वो भी बहुत सालों से मेरे साथ है। एंड देन वी हैव आवर इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट अर्नव, रिसेंटली जॉइंड अस, 1-2 साल ही हुए हैं उसको भी हमारे साथ, बट ही इज डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। ही इज अ यंगर ब्रदर टू मी, छोटा है मेरे से बहुत। ओके तो मेरे साथ ही हैज सीन माय ट्रांजिशन, वो खुद बोलता है, कहता है मैं आपको यहाँ से ऐसे जाते हुए देखा है। एंड देन वी हैव कीबोर्डिस्ट अभी वो हमारे इंटरचेंज होते रहते हैं। जी बाकी दिस इज द लाइनअप व्हिच वी आर वर्किंग ऑन। वी आर परकशनिस्ट आल्सो, विशाल चौहान इज देयर ऑन परकशंस। एंड अभी दूसरा सेट भी हमने लॉन्च किया है, इट इज कॉल्ड आकाश चौहान ग्रैंड। ग्रैंड तो आकाश चौहान ग्रैंड इज अ Okay. 10 piece बैंड ऑन स्टेज। ओके उसमें इट्स अ बिगर फॉर्म एंड 10 पीस बैंड के अलावा तो टोटल उसमें 12 लोगों की टीम रहती है आकाश चौहान ग्रैंड में, और आकाश चौहान लाइव में टोटल 8 लोगों की टीम रहती है। सो आकाश चौहान लाइव इज द बेयर मिनिमम।
इतना तो टीम 8 ट्रैवल तो करेगी रहेगा ही, ओके। और ग्रैंड में 10 से ज़्यादा, ग्रैंड में 12 लोग ट्रैवल करते 10-12 लोग, ओके गुड। तो आकाश जी बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, Thank और you so बहुत ही much. कुछ जानने को मिला कि रियल सिंगर अपनी लाइफ में कहाँ से कहाँ तक कैसे स्ट्रगल करता है, हैं एक्चुअल में। और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो नए कमर्स है, सिंगर्स है नहीं, आई एम आल्सो ग्लैड आपके पॉडकास्ट के थ्रू, मतलब मैंने तो अपनी पूरी पूरी जर्नी आज बिल्कुल बिल्कुल रिवाइज कर लिया है। नॉस्टैल्जिया, इट्स लाइक नॉस्टैल्जिक और ग्रेट एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच